Namaste, hello everyone. Welcome back to another episode of Your Story with Sudha, where we deep dive into inspiring stories and life changing experiences. Today, we have a special guest who truly embodies the spirit of perseverance and dedication. He is not just an IITian, but उन्होंने अपना खुद का एक एजुकेशन स्टार्टअप किया है. इट्स कॉल्ड क्वेट क्लासेस, जो इंजीनियरिंग और मेडिकल स्टूडेंट को हेल्प करते हैं अपने एग्जाम क्लियर करने में और अपने एकेडमिक क्लियर करने में. इनफैक्ट उन्होंने और एक नया कोर्स ऐड किया है अपने क्लासेस में कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए. तो जो भी अपने एग्जाम के लिए प्रिपेयर होना चाहते हैं या फिर एक अच्छा कॉलेज, एक अच्छा इंस्टीट्यूट चूज करना चाहते हैं, सो आपको ये पूरा पॉडकास्ट देखना चाहिए और अपने पेरेंट्स को भी दिखाना चाहिए ताकि उनको मदद मिले एक अच्छा कॉलेज और एक अच्छा इंस्टीट्यूट चूज करने में. अपने एक्सपीरियंसेस, अपने लाइफ के जर्नीज, अपने चैलेंजेस उन्होंने बहुत अच्छे से शेयर किया है. सो प्लीज जॉइन मी वेलकमिंग मिस्टर अंशुमान पटनायक. नमस्ते मिस्टर अंशुमान एंड वेलकम टू माय शो योर स्टोरी विद सुधा. आई एम रियली ग्लैड कि आप मेरे शो में आए हैं और हम खास करके जो अभी रनिंग जो इंडिया का स्टेज है एजुकेशन इंडस्ट्री उसके बारे में बात करने के लिए. आई होप ये पॉडकास्ट बहुत अच्छा रहेगा. सो कैसे हैं आप? थैंक यू मैम मुझे पॉडकास्ट में इनवाइट करने के लिए. एंड एक्चुअली बहुत बढ़िया हूँ. जस्ट फिलहाल मेरा बर्थडे गया है और बच्चों के साथ एंजॉय करते करते आपके पास यहाँ हूँ. ओके, बिलेटेड हैप्पी बर्थडे. थैंक यू. ओके, अभी करेंटली आप किस चीज़ पे काम कर रहे हैं? एक्चुअली मैम फोकसिंग ऑन द क्वेट क्लासेस. हम लोग क्वेट क्लासेस में नीट जेई इन सबको कोचिंग देते हैं बच्चों को. और नीट जेई के साथ साथ हम लोगों का जो जितने सारे गवर्नमेंट एग्जाम्स हैं, ओपीएससी, ओडब्ल्यूएससी, ओट्रिपलएससी, एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, इन सब का कोचिंग दिया जाता है. एंड हाल फिलहाल में हम लोग अपना कोर स्ट्रेंथ डेवलप कर रहे हैं टेक्निकल कोचिंग के लिए. मतलब जैसे कि बीटेक के स्टूडेंट हो गए, एमसीए बीसीए के स्टूडेंट्स हैं, उन लोगों को हम टेक्निकल डेवलपमेंट, सॉफ्टवेयर रिलेटेड सारे कोचिंग्स देंगे विद द प्लेसमेंट गारंटी. ओके, अभी तो हम मतलब क्वेट क्लासेस के अंदर बहुत जाएंगे, लेकिन ये स्टार्ट कब हुआ और उसके पीछे आपका मोटिव क्या था? सो एक्चुअली क्वेट क्लासेस स्टार्ट होके ऑलमोस्ट 2 साल हो गया. एंड इसके पीछे मोटिव ये था कि दिस इज द पैशन आई एम फॉलोइंग. एक्चुअली ये तब से एक सोच है जब से मैं खुद कोचिंग ले रहा था कि हम लोग वो जो डिफरेंसेस है कोचिंग इंडस्ट्री में कि कैसे कोचिंग होता है एंड कैसे कोई भी एंट्रेंस एग्जाम होता है, ये दोनों के बीच का गैप को कम करना, ये हमेशा से एक थिंकिंग था. और मुझे खुद अच्छा लगता है पढ़ाना. एंड दैट इज द पैशन आई एम फॉलोइंग हियर. ओके, एज पर माय नॉलेज आई नो कि आप आईआईटी स्टूडेंट हो, राइट? तो फिर आईआईटी क्यों चूज किया और कुछ भी कैरियर मतलब चूज कर सकते थे? सच बात बोलूं, सो एक्चुअली अगर आईआईटी के बारे में बात करेंगे तो मेरे पढ़ाई स्टार्ट करने के टाइम पे मुझे आईआईटी बॉम्बे का जो बड़ा ऑडिटोरियम और बड़ा क्लासरूम है उसके बियॉन्ड आईआईटी के बारे में कुछ पता नहीं था. हालांकि ये तो माइंडसेट था कि बचपन से इंजीनियरिंग करना है, बट उसके बियॉन्ड कि इतना बड़ा ऑडिटोरियम है, इतना बड़ा क्लासेस है, इतने बच्चे होते हैं, इतने सारे अपॉर्चुनिटीज होते हैं, और एक नाम सुंदर पिचाई और इतनी ये छोटे छोटे चीजों को छोड़ के मेरे पास कोई बहुत बड़ा गोल नहीं था. हालांकि जब मैंने एंट्री किया, मेरे फैमिली मुझे कोचिंग इंडस्ट्री के अंदर लाके छोड़े और वहां से ये कोचिंग इंडस्ट्री मुझे रास्ता दिखाता चला कि आईआईटी क्या है, यहाँ पे जाने के बाद आप क्या कर सकते हो, कैसे आगे बढ़ सकते हो. ये सारी चीजें मुझे इन कोचिंग लेने के बाद पता चला. ओके, मतलब चाइल्डहुड से आपको क्लैरिटी था कि आप इंजीनियरिंग ही करेंगे? यस, ऑब्वियसली मैम. ओके, आप कुछ मतलब आजकल के स्टूडेंट को कुछ एडवाइस करेंगे कि क्लैरिटी कितना इम्पोर्टेंट है लाइफ में, कुछ मतलब करना है तो लाइफ में? मैम, क्लैरिटी इसीलिए चाहिए क्योंकि अगर आपको पता नहीं है आपको कहाँ जाना है तो आप वहाँ नहीं पहुँच सकते. आप कुछ भी करो, अगर उस चीज़ के लिए फोकस्ड नहीं हो और आपको क्या करना है उस चीज़ के लिए आपके पास क्लैरिटी नहीं है तो आपको वो कभी अचीव नहीं होगा. ओके, इट्स मोर लाइक यू नो अंशुमान, मैंने बहुत सारे मतलब पेरेंट्स हैं, इनफैक्ट मेरे टाइम पे भी
मतलब पेरेंट्स को क्लैरिटी रहता है कि बच्चे को क्या करना है, ओके, क्योंकि वो अपने थॉट के हिसाब से, वो एक्सपीरियंस के हिसाब से सोचते हैं, बट बच्चों को वो क्लैरिटी नहीं रहता उस एज में, तो आप उनको कैसे एडवाइस करेंगे? ये पेरेंटिंग में होने वाला सबसे बड़ी गड़बड़ी है। माँ बाप हमेशा ये चाहते हैं कि जो हम नहीं बन पाए ये हमारा बेटा बनेगा, बट एक्चुअल वो नहीं होता। ये बहुत अच्छा सा एग्जाम्पल बहुत जगह पे दिया जाता है 3 इडियट्स के टाइम से, कि अगर सचिन तेंदुलकर के पिताजी उन्हें गाना गाने के लिए बोलते और लता जी के फादर उन्हें क्रिकेट खेलो बोलते, तो ना वो लता है होते या ये सचिन होते। सो हर एक के भीतर कुछ कुछ अलग पोटेंशियल होता है। Although I have completed computer science and ethical hacking, उसके बियॉन्ड भी टीचिंग इज माई पैसन, और उसी के साथ ही मैं गुजारा कर सकता हूँ, उसी के साथ ही मैं अपना जिंदगी ले सकता हूँ। ये मेरा सोच है एंड आई एम फॉलोइंग दैट। क्योंकि मैम आप कोई भी फील्ड में होते हैं, दैट फील्ड इज योर 80% ऑफ योर लाइफ। एक दिन के हिसाब से देखिए, आप सुबह के मिनिमम 9 बजे से लेके 5 बजे 6 बजे तक अपने वर्क को देते हैं टाइमिंग। मतलब आपके दिन का अगर मैक्सिमम टाइम आप वर्क को दे रहे हो, तो आपके लाइफ के भी मैक्सिमम पार्ट आप वर्क के साथ ही जी रहे हो। तो आपको वही चूज करना है जिसके साथ आप बहुत अच्छे से जी सकते हो। तो ये ऑब्वियसली स्टूडेंट को ही, या जो बच्चा है जिसको अपना कैरियर परस्यू करना है, उसको ही ये मतलब बात रहना चाहिए कि मैं क्या कर सकता हूँ, किस चीज के साथ मैं आगे बढ़ सकता हूँ। आज के डेट में तो बहुत सारे फील्ड ओपन हैं, बहुत सारे नाम ओपन है, उन सब के पीछे आप जा सकते हो। हर एक साइड में एजुकेशन है, बट हाँ, आप कुछ भी परस्यू करो, आपका मिनिमम एजुकेशन शुड बी दैट मच, क्या कह सकते हैं, दैट मच कैपेबल, दैट मच एफिशिएंट, कि आप लाइफ में कहीं भी आगे जाएं उसके साथ आगे बढ़ सकते हैं। अच्छा अंशुमान जी, मतलब जितना मैंने अपने एक्सपीरियंस से सीखा है, ओके, नॉर्मली क्या होता है, पेरेंट्स सिखाते हैं कि लाइफ में अगर जीना है तो यू शुड अर्न मनी, राइट, बट इन बच्चों में या स्टूडेंट में टैलेंट भी होता है कुछ डिफरेंट फील्ड का, लेकिन फॉर जीने के लिए उनको पैसा चाहिए। तो पैसे के लिए तो इट्स ऑब्वियस कि पढ़ाई करना ही है, चाहे वो इंजीनियर हो, मेडिकल हो, या जो भी हो, बट वो अपना पैशन भूल जाते हैं उसके पीछे। सो आप कैसे उसको मतलब रिप्रेजेंट, या कैसे थॉट आपका है उसके रिलेटेड? जीने के लिए तो पढ़ाई करना ही है, दैट्स फॉर श्योर, इंजीनियरिंग हो या मेडिकल हो, लेकिन माँ बाप बस वही सिखाते हैं, अपने टैलेंट भूल के वो पढ़ाई करना है और वही चीज़ें आपको लाइफ में आगे लेके जाएगा। मैम बोला जाता है कि प्यार उसी से करो जिसको अपना सको, और जिसको प्यार करो उसको शिद्दत से निभाओ। अगर आप अपने पैशन को उतना प्यार करते हो तो उसको आराम से निभा सकते हो। और आज का दुनिया इतना कैपेबल हो गया है कि आपके हर एक पैशन के लिए आपको पे कर सकती है। आपको आर्ट करना हो, आपको वॉइस चेंज करना हो, आपको किसी का मिमिक्री करना हो, आपको छोटे छोटे चीजों को बारीकी से देखने की आदत हो, या कोई भी आदत आप में हो, नाच हो, गाना हो, कुछ भी हो आपके अंदर, वो हर एक चीज को आज का मार्केट पे करता है। तो आप अगर अपने पैशन को 100% फॉलो करते हो ना, देन आप उसमें कैरियर परस्यू कर सकते हो। इट मीन्स कि अभी पूरा मतलब होल वर्ल्ड चेंज हो रहा है, वो हर एक चीज़ के लिए, मतलब लाइक दे नो के वैल्यू क्या है पैशन का भी। यस ऑब्वियसली। ओके नाइस। तो फिर आईआईटी जो आपने चूज़ किया है, उस दौरान आपको कुछ डिफिकल्टीज फेस हुआ है, मतलब कुछ चैलेंजेस? मैम आईआईटी के प्रिपरेशन में जो सबसे बड़ा चैलेंज फेस हुआ वो ये कि उसके लिए हमारे पास क्लैरिफिकेशन नहीं था, ना आईआईटी के बारे में, ना आईआईटी के एग्जाम के बारे में। दैट वाज अ टाइम व्हेन ओडिशा में ये इंडस्ट्री ग्रो हो रहा था कोचिंग का, और सबको ना एंट्रेंसेस के बारे में पता था उतना ज्यादा, और ना ही आईआईटी में जाने के बाद क्या होता है, कैसे चीजों को परस्यू किया जाता है, वो सब चीजों के बारे में किसी को कुछ पता नहीं था। बट एट दैट पर्टिकुलर टाइम हम लोगों को बस कुछ बड़े बड़े नाम ही पता थे, जैसे कि अगर फिजिक्स पढ़ना हो तो आप इरोडो फॉलो करो, हेक्सी वर्मा फॉलो करो, एंड अगर आपको केमिस्ट्री फॉलो करना है तो आप जगदम्बा पब्लिकेशन फॉलो करो, ओपी टंडन फॉलो करो। द मेजर नेम्स ही थे, उन नेम्स को फॉलो करते करते कहीं ना कहीं हम पहुंच गए।
वरना कभी कभी तो ऐसा भी हुआ है कि बहुत सारे सवालात हमारे आगे आगे इससे आगे क्या करना है, एंड वी स्टॉप देयर। बहुत टाइम लगा वहां से वो हडल को पार करने के लिए कि नेक्स्ट स्टेप क्या है। उस दौरान आपको कोई गाइडेंस मिला, किसी से हेल्प मिली या सपोर्ट? मैम बात सिर्फ ना पढ़ाई के वक्त का, बाकी आज के डेट में भी जब भी चाहे बिजनेस में हो या जिंदगी के किसी भी जगह पे मैं अटक जाऊं, तो मुझे सबसे बड़ा मोटिवेशन जो मिलता है वो मेरे पापा और मम्मी है। जस्ट बोलने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, आई हैव नेवर सीन अ बिगर स्ट्रगलर देन माय फादर एंड बिगर अचीवर देन माय मदर। ओके। सो अगर लाइफ की बात करूं तो स्टार्टिंग फ्रॉम अ स्मॉल विलेज, जहाँ पे मेरे लिए एक केक खरीदने के लिए मेरे फादर को एक ब्रेकफास्ट छोड़ना पड़ता था, उस काइंड ऑफ कंडीशन से मुझे लाके द कॉस्टली आईआईटी कोचिंग वाले इंस्टीट्यूशन में भर्ती करने तक का सफर, और वहां से भी आगे तक का सफर जो उन लोगों ने तय किया है, उससे बड़ा मोटिवेशन मुझे शायद ही कोई मोटिवेशनल स्पीकर दे सके। ट्रू। तो फिर ऐसी कोई चीज़ है अंशुमान जो आप अपने फादर से या मदर से सीखे हैं जो अभी तक आपके लाइफ में काम में आ रहा है? बचपन में हम डेफिनेटली बहुत कुछ चीज़ें सीखते हैं माँ बाप से, और ऐसी कोई चीज़ जो आप मतलब अभी तक भूले नहीं है और वो अपनी लाइफ में अभी तक आप यूज़ कर रहे हो? जिंदगी में अगर पापा मम्मी से सीखे हुए बात हो तो एक चीज़ जो सबसे ज़्यादा, जिस लाइन से मैं मोटिवेटेड हूँ उन लोगों से, कि उन लोगों को ये पता था कि जब तक आप नील डाउन ना हो जाए आपको कोई नहीं रोक सकता। सो नो वन कैन बीट यू अनटिल एंड अनलेस यू आर बीइंग बिटन बाय योरसेल्फ। ट्रू। तो ये वाला लाइन मैं कभी नहीं भूला। जब मेरे मदर एक्चुअली LIC में CLI हैं, तो जब वो एंटर कर रही थी उसके अंदर, आफ्टर जब वो 2 बच्चों की माँ बन गई एंड उसके बाद वो उसके अंदर एंटर की, तो सोसाइटी की सबसे बड़ी बात थी कि लेडीज होके कैसे ये हो सकता है। इनफैक्ट उस पर्टिकुलर टाइम में होल डिवीजन के अंदर वो एक ही लेडीज थी जो कि CLI थी। ओके। एंड एवरीवन टोल्ड कि इट इज नॉट पॉसिबल कि एक लेडी ऐसी कर सकती है। बहुत सारे लोग बहुत कुछ बातें बोले। तो मेरे मम्मी एक दिन मतलब कोई ऐसा बोला उनके बारे में, तो मुझे बहुत बुरा लगा कि कोई मेरे माँ को कैसे ऐसा बोल सकता है। तो जब मैं आके मेरे मम्मी को पूछा कि मम्मी कैसे आपको बुरा नहीं लगता, ओके। तो वो एक 500 रुपए का नोट मेरे पास लाई और मुझे पूछी कि इसका वैल्यू कितना है। मैं बोला 500 रुपए। वो क्या किया, उसे 4 फोल्ड कर दिए। बोले इसका वैल्यू क्या है? मैं बोले 500 रुपया। वो अभी क्या किए, उसे पूरा चिमट के मरोड़ के क्रम्बल करके मुझे पूछे इसका वैल्यू क्या है। तो मैं बोला भाई 500 रुपए। कुछ कुछ बातें तो क्लियर होती जा रही थी। देन वो बोली कि अगर क्रम्बल करने के बाद इस छोटे से 500 रुपए का वैल्यू नहीं चेंज हो रहा है, तो ये दुनिया के सारे क्रम्बलिंग को लेके मेरा वैल्यू क्यों चेंज होने वाला है। ऐसा एक बात नहीं, ऐसे 1000 बातें हैं जो लाइफ में चलते चलते मैंने अपने पेरेंट्स से सीखा। दे नेवर एक्चुअली टोल्ड मी a line to follow. They actually did the things and make those lines and idioms for me to follow them. Brilliant, nice. तो मिस्टर अंशुमान, आफ्टर IIT आपने कैसे स्टार्टअप किया एज ए जॉब, और आपका खुद का स्टार्टअप आप स्टार्ट किए? एक्चुअली IIT के टाइम से ही मेरा स्टार्टअप चल रहा था। एंड अगर जॉब की बात करें तो मैं जब 11th में था उस टाइम से मैंने जॉब चालू कर दिया था। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई स्टार्टेड विद आर्टिकल राइटिंग। तो क्या होता था कि आर्टिकल राइटिंग में मुझे हफ्ते में 5 या 6 आर्टिकल लिख के देना होता था। एंड फॉर दैट मुझे पर आर्टिकल का 500 रुपये मिलता था। ओके। ये आर्टिकल जो राइटिंग आप बोल रहे किस चीज़ को लेके? किसी यस, मैं टाइम्स ऑफ इंडिया एंड द हिंदू के लिए लिखता था। ओके। सो पर आर्टिकल मुझे 500 रुपये मिलते थे, और महीने का अगर इस हिसाब से देखें तो 15-20 हज़ार ऑलमोस्ट का इनकम हो जाता था। एंड उसके बाद क्या हुआ, थोड़ा ऑनलाइन का बूम स्टार्ट हुआ।
एंड आई गॉट टू नो कि बिजनेस डेवलपमेंट एग्जीक्यूटिव करके एक पोस्ट होता है जिसमें आपको सॉफ्टवेयर कंपनी को प्रोजेक्ट देने होते हैं एंड फॉर दैट वो आपको कमीशन देते हैं या फिर सैलरी देते हैं लाइक दैट। तो एक ऐसा ही ऑनलाइन हैकाथन था, तो मैं उसके अंदर एंट्री कर गया। हालांकि वहां पे सारे के सारे एमबीए स्टूडेंट्स थे, मैं ही एक था जो कि +2 फर्स्ट ईयर में था। सो ऐसा होते होते कोई कंपनी मुझे एक्सेप्ट ही नहीं की। लास्ट को एक कंपनी था एसके टेक्नोलॉजीज करके, सो दे हैड अ टॉक विथ मी। सो उनके जो सीईओ थे, वो एक्चुअली स्टार्टअप था, नया नया स्टार्ट हुआ था। सो वो मुझे पहला क्वेश्चन पूछे कि व्हाई विल आई हायर यू, क्योंकि आपका तो कोई डिग्री विग्री नहीं है, आप अभी पढ़ाई कर रहे हो, आप कैसे कर सकते हो। तो मैंने सिंपली आंसर किया कि सर मेरे में पैशन है, आप मुझे जो करने के लिए बोलोगे आई कैन डू दैट। सो शायद उन्हें इससे अच्छा लगा। सो वो बोले कि पर मैं आपको सैलरी नहीं दे पाऊंगा, आई विल गिव यू अ कमीशन ऑफ 10%। तो मैं बोला ठीक है, देखते हैं। तो 10-15 दिन तक वो मुझे समझाए कि PHP क्या है, लैरावेल क्या है, Node.js क्या है, सारे टेक्नोलॉजीज के बारे में, किस टेक्नोलॉजी में वेबसाइट बना या एप्लीकेशन बना तो उसका क्या प्राइसिंग। इट्स ऑल लाइक कोडिंग। यस, ऑब्वियसली कोडिंग नहीं सिखाए, उसका मार्केटिंग सिखाए कि किस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को क्या प्राइसिंग दिया जा सकता है और इन सब का बेस क्या है, बेसिक क्या है। फिर मैंने काम स्टार्ट किया एंड द फर्स्ट मंथ मैंने जो रेवेन्यू जनरेट किया था दैट इज 3,50,000 एंड मुझे 35,000 का कमीशन मिला था। nice. अगर सैलरी देते तो 10 या 15,000 देते। तो फर्स्ट मंथ में मुझे 35,000 का कमीशन मिला। सो फिर वो जो कंपनी के सीईओ थे, वो फर्स्ट मंथ के एंड में जो मीटिंग हुआ वहाँ पे बोले कि हम अंशुमन को परमानेंट करते हैं। तो मैं बोला सर नहीं, मैं कमीशन बेसिस पे ही काम करूँगा। ओके नाइस। तो ये सुन के ना अंशुमान, एक्चुअली मैं पूछना चाहती हूँ, आजकल के स्टूडेंट को मतलब पढ़ाई के साथ साथ जॉब भी करना चाहिए फॉर प्रैक्टिकल मतलब एक्सपीरियंस। अगर पढ़ाई हैम्पर ना हो रहा हो तो, अगर उस पर्टिकुलर जॉब में या उस पर्टिकुलर पैशन में आप काम करते करते आपका जो प्रैक्टिकलिटी है वो हैम्पर ना होता हो तो आप उसे परस्यू कर सकते हो, उसमें कोई इशू नहीं है। क्योंकि ये वाला जो मैं जॉब आपको बोला, ये कहीं ना कहीं मुझे उस लेवल तक लेके चला गया कि जब मैं मुझे 18 साल हुआ नहीं था, मेरे +2 कंप्लीट होने के टाइम पे मेरा सैलरी 1,20,000 था। एंड आफ्टर दैट मेरा कंपनी ही मेरा सारा जो मतलब फी वगैरह है आईटी का सब स्पॉन्सर्ड बाय माय कंपनी था। ओके। सो कहीं ना कहीं आप परस्यू कर सकते हो चीजों को, बट आपका जो प्रैक्टिकल स्टडी का वे है वो हैम्पर ना हो रहा हो। ओके नाइस। इनफैक्ट मैंने मतलब आप क्या सजेशन देंगे अगर कोई एंटरप्रेन्योरशिप कोई करना चाहता है आफ्टर स्टडी, तो उनको मतलब ऐसे काम करना चाहिए थ्रू प्रैक्टिकल नॉलेज? मैम, अगर कोई एंटरप्रेन्योरशिप करना चाहता है तो एक एंटरप्रेन्योर को भी बहुत बेसिक से नॉलेज की जरूरत होती है। ऐसा नहीं है कि आपको अचार या पापड़ बेचना है तो आपको नॉलेज नहीं चाहिए। अचार पापड़ कोई रास्ते का दुकानदार भी बेचता है और हल्दीराम भी बेचता है, पर दोनों में बहुत अंतर है। अगर आपको एंटरप्रेन्योर बनना है तो सिर्फ बेचने के अलावा और बहुत सारी चीज़ों की नॉलेज आपको चाहिए, एंड वो नॉलेज आपको सिर्फ एजुकेशन ही दे सकता है। तो आपके एजुकेशन को पूरा किए बगैर जो सो कॉल्ड ट्रेंड चल रहा है कि कॉलेज ड्रॉप आउट्स एंटरप्रेन्योर बन गए, ये ट्रेंड के पीछे नहीं भागते हैं। एजुकेशन को कंप्लीट करके आपको एंटरप्रेन्योरशिप करना चाहिए, या फिर आप उसके साथ साथ भी कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि आप अगर पढ़ाई कर रहे हो तो एंटरप्रेन्योरशिप नहीं कर सकते, उसके साथ साथ कर सकते हो, पर हाँ, पढ़ाई को ना छोड़ के। ओके। तो फिर आपके नॉलेज के हिसाब से एक बिजनेसमैन को एक एसेंशियल क्वालिटी क्या होना चाहिए, एक सिंपल क्वालिटी जो होना ही चाहिए बिजनेसमैन के लिए? इसके लिए एक मूवी सजेस्ट करूंगा, मेड इन चाइना। ओके। अगर हो सके तो उसे एक बार आप भी देखिएगा। बिल्कुल। तो कुछ भी बिजनेस करने के लिए जो सबसे बड़ी चीज जरूरत होती है वो लोहे का दिल की जरूरत होता है। मतलब आप में गट्स होनी चाहिए टू डू एनीथिंग एंड टू टेक एनी स्टेप। अगर सिर्फ बिजनेस के बारे में बात करें, मतलब रिस्क लेना है। यस, 100% आपको हर एक मोमेंट में, नॉट ओनली रिस्क, ऐसे नहीं कि आप बिना नापे कोई भी रिस्क ले लो, बट हर एक कैलकुलेटिव रिस्क को आपको लेने की ताकत होनी चाहिए, एंड हर एक पॉसिबिलिटी के लिए आपको ओपन रहना चाहिए। ओके नाइस, ब्रिलियंट।
ओके, तो फिर आपके बिजनेस में आते हैं. व्हाट मोटिवेटेड यू टू स्टार्ट क्वेट क्लासेस? इसके पीछे कहानी क्या है? सो एक्चुअली ये जो क्वेट क्लासेस का थिंकिंग है, ये तब से है जब से मैं +2 में पढ़ता था. मैं जब कोचिंग ले रहा था तब से एक अपने अंदर पैशन है कि आई विल टीच दीज थिंग्स. एंड मुझे एक कोचिंग इंस्टीट्यूट स्टार्ट करना है फॉर मेडिकल एंड इंजीनियरिंग कोचिंग. पर उसे स्टार्ट करने के लिए ये बीच वाला टाइम लग गया. ओके, मतलब यू गेन ए लॉट्स ऑफ नॉलेज. ओके, इनफैक्ट एक्सपीरियंस ऑल्सो. तो आपने मतलब ये स्टार्टअप से पहले बहुत सारा एक्सपीरियंस मतलब गेन किया है जो इसको स्टार्टअप में आपको हेल्प किया है. यस, ऑब्वियसली मैम. एक्चुअली इससे पहले मेरा सॉफ्टवेयर कंपनी है एंड गेमिंग कंपनी है. उन दोनों में वी आर अ लॉट फोकस्ड. एंड उसके बाद हमने क्वेट क्लासेस को स्टार्ट किया. ओके, उसके बारे में कुछ बोलना चाहेंगे आप? लाइक जो हमारा सॉफ्टवेयर कंपनी है, वी आर इनटू अ लॉट ऑफ आईटी सर्विसेज. हमारे 2000 प्लस कॉर्पोरेट क्लाइंट्स हैं इन ऑल ओवर द वर्ल्ड. एंड जो हमारा गेमिंग कंपनी है उसे भी हम हालांकि 2022 से स्टार्ट किए हैं. एंड उसमें भी हम लोग काफ़ी अच्छा प्रोग्रेस कर रहे हैं. हालांकि उसमें हम सर्विस बेस्ड थे गेमिंग कंपनी में. एंड अब हम सिर्फ अपने प्रोडक्ट पे काम कर रहे हैं. एंड हमने लास्ट ईयर लॉन्च किया था हमारा जो गेम है रॉम करके. वो एक मल्टी गेमिंग प्लेटफॉर्म है. और उसको हम बहुत ही जल्दी मार्केट में लेके आ रहे हैं. ओके, जस्ट बिफोर सम टाइम अंशुमान, आपने कहा कि यू हैव डन एथिकल हैकिंग. वो क्या होता है? एक्चुअली हैकिंग मतलब बिना बताए झांकना होता है. ओके, तो एथिकल हैकिंग वो चीज होता है जो कि एथिक्स के साथ हैकिंग को किया जाता है. मतलब हैकिंग को रोकना, अगर एक सिंपल स्टेट में बताया जाए. हम लोग आज की डेट में डिजिटल वर्ल्ड को बहुत ज्यादा एक्सपोज्ड हैं. तो जो हर एक एप्लीकेशन आता है, तो हर एक एप्लीकेशन में सारे लूप होल्स को बंद करना, सारे पेनिट्रेशन को बंद करना, दीज आर द सिंपल वर्क्स ऑफ एथिकल हैकर्स. ओके, आफ्टर दैट कुछ चेंजेस हुआ है आपके लाइफ में? एक्चुअली एथिकल हैकिंग में एंटर करने के बाद देखने का नजरिया बहुत ज्यादा बदल जाता है. क्योंकि एक्चुअली आई हैव मैं जिस कंपनी में काम कर रहा था उनके थ्रू आई हैव वर्कड फॉर इंडियन आर्मी इंटेलिजेंस एंड यूएसए इंटेलिजेंस ऑल्सो. तो बहुत सारे प्रोजेक्ट में बहुत सारी चीजें देखना मिलता है कि कैसे कैसे सोच आता है लोगों के दिमाग में टू ठग द पीपल. सो एथिकल हैकिंग दुनिया को देखने में बहुत ज्यादा मदद किया है. एंड बट एक्चुअली जो लाइफ में मुझे करना था दैट वाज टीचिंग. एंड दैट्स व्हाट आई एम फॉलोइंग. उससे सबसे ज्यादा सुकून मिलता है. ट्रू, क्योंकि किसी स्टूडेंट या किसी बच्चे का कैरियर बनाना इज बिग थिंग. या मैं अगर आपको एक बात बताऊं तो जस्ट इस ईयर लास्ट ईयर जो नीट हुआ, उस नीट एग्जाम डे के बाद है. सो मैं जस्ट यहाँ पे ही बरहमपुर में एक कॉलेज के फ्रंट में खड़ा हूँ जब नीट का एग्जाम खत्म हो रहा है. सो वहाँ से हमारा एक स्टूडेंट निकल के आ रहा है जो इस बार 690 स्कोर किया है. तो वो वहाँ से दौड़ते दौड़ते आ रहा है. और आके सब जो भी बच्चे आ रहे हैं वो पहले अपने पेरेंट्स के पास जा रहे हैं. मैं आगे खड़ा हूँ, पीछे उनके पेरेंट्स खड़े हैं. वो भागता भागता पहले मेरे पास आया. तो मेरा पैर छुआ और जोर से बोला कि सर हो गया. सो इतने सारे लोगों के सामने वो जो एक्चुअली चीज मिलता है ना, वहां से पता चलता है कि हाँ भाई, जो सारा मतलब साल हमने तकलीफें उठाई थी, जितना भी हमने मेहनत किया था, वो सब का ये फल है. बिल्कुल, वो एप्रिसिएशन मिलता है. यस. ओके, तो फिर आप एग्जैक्टली अभी रिसेंटली मतलब थोड़ी देर टाइम में ही बोले आप नीट, आईआईटी और इंजीनियरिंग कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, गवर्नमेंट के सारे जो एग्ज़ाम होते हैं वो उसके ऊपर फोकस करते हैं. जो बच्चे ये सब क्रैक करने के लिए आते हैं तो आप उनको गाइड करते हैं. तो उनको कैसे आप मोटिवेट करते हैं इतना डिफ़िकल्ट एग्ज़ाम मतलब क्रैक करने के लिए? मैम, सबसे बड़ी एथिक्स हम फॉलो करते हैं कि हम किसी को भी नहीं कहते हैं कि तुम्हें अगर नीट के लिए आया तो डॉक्टर बनना है या तुम्हें आईआईटी में जाना है. कभी भी गोल यही नहीं होता है. ऑब्वियसली आपको वहां पहुंचना है तो आईआईटी और नीट को तो गोल रखना ही है, बट यही गोल नहीं है. क्योंकि बहुत सारे बच्चों का नहीं भी होता है.
ऐसा थोड़ी ना सबका हो जाता है। बट पॉइंट ये है कि आपको हर पॉइंट में नॉलेज गेन करना है। जो बच्चा कभी नीट और जेई के लिए प्रिपेयर किया है वो बाकी जगहों पे नहीं हारता है। तो आपको कहीं ना कहीं नॉलेज गेन करना है उस लेवल पे। और सबसे बड़ी बात यह है कि वहां तक पहुंचने के बाद बहुत लोग डिप्रेस्ड हो जाते हैं, और डिप्रेशन तो स्टार्ट होता है दिसंबर जनवरी के मंथ से। जब एग्जाम का प्रिपरेशन स्टार्ट हो जाता है तब ये आता है कि अरे मेरा तो सब खत्म हो गया होगा, फिर भी मेरा कुछ खत्म नहीं हुआ है। तो ये वाला स्ट्रेस आ जाता है, और जितना जितना पास जाता है उतना कम पढ़ा हूं लगता है। तो इन जगहों पे बच्चों को संभालना बहुत मुश्किल होता है। हम बहुत सारे बातें, बहुत सारे गप्पे लड़ाते हैं बच्चों के साथ। हालांकि हमने सबको बोल के रखा है कि वी आर जस्ट फ्रेंड्स ऑफ यू, तो बच्चे सबसे ज्यादा खुल के अपने टीचर्स के साथ मिलते हैं। हम इतना ज्यादा मिलने की कोशिश करते हैं कि वो अपने पर्सनल प्रॉब्लम्स, अपने लाइफ के प्रॉब्लम्स, सारी चीजें हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। मतलब जब भी स्टूडेंट को सेल्फ डाउट होता है तो आप कुछ उनको बोलते हैं? मैम जैसे बुखार एक डिजीज है, फिर भी हर साल 1-2 बार बुखार होना चाहिए। तो सेल्फ डाउट भी बुखार की जैसा ही है, थोड़ा थोड़ा तो होना ही चाहिए। जिम्मेदारी का डर सब में होना चाहिए। अगर सेल्फ डाउट नहीं करेंगे तो प्रोग्रेस कैसे हो सकता है? इसीलिए सेल्फ डाउट होना चाहिए, और उस सेल्फ डाउट में हम थोड़ा मोटिवेशन की चिंगारी डाल देते हैं और पूरा आग लग जाता है। नाइस, ब्रिलियंट। ओके, तो अंशुमान जी, यू आर ए IIT स्टूडेंट, राइट? तो कोटा फैक्ट्री के बारे में तो आपको बहुत अच्छे से आइडिया होगा। तो उनका वर्किंग कल्चर या उनका एजुकेशन का स्टाइल क्या होता है एग्जैक्टली? एक्चुअली कोटा में सबसे बड़ी बात यह है कि वो आपको कंपटीशन को आपके पास दिखाता है। बहुत सारे बच्चे एक जगह पे होते हैं और वो आपको लगता है कि मैं इन सबके साथ compete करता हूँ। ये पहला पॉइंट है। और दूसरा पॉइंट है कि क्वालिटी ऑफ कोचिंग। आपको पर्टिकुलरली उस एंट्रेंस एग्जामिनेशन में क्या क्वेश्चन आता है, किन जगहों पे फोकस किया जाता है, और उसको कितना ज्यादा क्लैरिफाई किया जा सकता है, आपको इन चीजों पे फोकस किया जाता है। कोटा के जो पूरा कोचिंग सिस्टम है उसमें, उसको कहीं ना कहीं हम भी यहाँ पे एग्जीक्यूट कर रहे हैं। कैसे कि हम भी ट्राई करते हैं कि वही काइंड ऑफ मटेरियल्स बच्चों को मिले। हर संडे टू संडे उन लोगों का 720 मार्क्स का फुल टेस्ट होता है नीट बच्चों का, एंड 360 मार्क का जेई के बच्चों का। हर संडे टू संडे टेस्ट होता है, एंड रेगुलर टू रेगुलर उन लोगों को मैप किया जाता है कि कहाँ पे वो लोग लैग कर रहे हैं। हर एक कंसेप्ट को कैसे प्रॉपरली उनको क्लैरिफाई किया जाए। जैसे कि हम फोकस करते हैं विजुअलाइजेशन पे। विजुअलाइजेशन क्या? अगर आपको एप्पल कहा जाए तो कभी हमारा माइंड APPLE एप्पल करके याद नहीं करता। हमारा माइंड चलता है इमेज प्रोसेसिंग पे। हमेशा हम एक चीज को इमेज की तरह ही देखते हैं। तो अगर हर एक स्टडी को, अगर मानो फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो या बायोलॉजी हो, अगर हम उसे विजुअलाइज कर पाए, वो चीज कैसे हो रहा है, अगर उसे हम देख पाए, तो हम उस चीज को बहुत इजीली याद रख सकते हैं। मानो वो लिफ्ट के बारे में बात कर रहे हैं, अप जा रहा है, डाउन आ रहा है, जब उस पे क्वेश्चन आए, आप फील करो कि मैं लिफ्ट के अंदर हूं, तब क्या लग रहा है। अगर ये चीज आप फील कर पा रहे हो, देन आपको उसका प्रॉपर आंसर पता चल जाएगा। तो उस कॉन्सेप्ट क्लैरिफिकेशन पे हम बिलीव करते हैं। ओके, तो एक्चुअली मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से मैंने कोटा का सक्सेस स्टोरी भी सुना है और फेलियर स्टोरी भी सुना है। तब उसके बारे में कुछ बोलेंगे? मतलब आई फील लाइक वहाँ पे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होता है। मैम एक्चुअली अभी रिसेंटली एक सीरीज भी चल रहा है नेटफ्लिक्स में, कोटा फैक्ट्री करके। सो एक्चुअली हम लोग जब भी हमारे पास कोई स्टूडेंट आता है, आप अगर एंट्री करेंगे तो पहले ही एक चीज लिखा गया है, सक्सेस डज नॉट लाई इन रिजल्ट्स बट इन एफर्ट्स। बीइंग द बेस्ट इज नॉट सो इम्पोर्टेंट, डूइंग द बेस्ट इज ऑल दैट मैटर्स। ये मेरा कोट है जो कि हम ऑलवेज हर बच्चों को कहते हैं कि हमेशा सक्सेस रिजल्ट्स पे ही नहीं मैटर करता। रिजल्ट से ही ये चीज प्रूफ नहीं होता, ये एफर्ट से भी प्रूफ होता है। क्योंकि बेस्ट हमेशा तो मैम एक ही होता है, तो हर कोई बेस्ट नहीं बन सकता। बीइंग द बेस्ट इज नॉट सो इम्पोर्टेंट, डूइंग द बेस्ट इज ऑल दैट मैटर्स। आप बेस्ट कर रहे हो, ये मैटर है। आप अपना बेस्ट वर्जन हो, ये मैटर है।
कभी भी सैमसंग आईफोन नहीं बन जाएगा, आईफोन सैमसंग नहीं बन जाएगा, बट अभी की जो उसका मोबाइल चिपसेट है, मोबाइल सेट है, वो अभी का सबसे बेस्ट वर्जन उस कंपनी का बनेगा, ये उसका सक्सेस है। तो उस तरह आप पर्टिकुलरली आपका बेस्ट वर्जन बनो, दैट शुड बी योर गोल। तो हमेशा क्या होता है कि सबको लगता है कि मेरा तो ये रैंक आ जाना चाहिए, मुझे यहाँ पे सीट मिल जाना चाहिए, मुझे ये सक्सेस मिल जाना चाहिए, बट हर कोई सक्सेसफुल नहीं होता बाय गेटिंग द रिजल्ट। तो आप जो एफर्ट करते हो वो कहीं ना कहीं आपको किसी अच्छे दिशा में ही लेके जाएगा। ये बिलीव रखना आपको स्ट्रेस से दूर रखेगा और अपने काम के लिए सेल्फ मोटिवेटेड रखेगा। यही हम स्टूडेंट्स को एडवाइस करते हैं। नाइस, ब्रिलियंट। इनफैक्ट अंशुमन, मैं अर्लियर में मतलब मैं सुना था किसी को भी आईआईटी या आईआईएम क्रैक करना है ना, कोटा जाके आप कोचिंग ले लो। ये फंडामेंटल मुझे कभी समझ में नहीं आया, आप उसके बारे में कुछ बोलेंगे? ये मैम, ये फंडा तब से है और उस टाइम का इतना हाइप क्यों है? हाइप इसलिए है कि वहां पे पहले ये सिस्टम डेवलप हुआ। आप किस गाड़ी से आए हैं? स्कूटी से। स्कूटी से नहीं आए हैं, आपका एक्टिवा है। ओके। स्कूटी पहला टू व्हीलर का नाम था, ओके। जो लेडीज के लिए बना था, आगे टंकी ना होके, एंड हम फॉलो कर रहे हैं स्कूटी वाले वर्ड को। हाँ। हम टॉयलेट में क्या यूज करते हैं तो हार्पिक का नाम आ जाता है, बट हार्पिक इज नॉट द ओनली ब्रांड। जो पहले आता है उसके नाम को सब याद रखते हैं एज द फर्स्ट मूवर। कोटा वाज द फर्स्ट मूवर इन दिस इंडस्ट्री। सबको एक जगह इकट्ठे करके ये जो कोचिंग का माइंडसेट है वो वहां पे स्टार्ट हुआ था। एक्चुअली जो दैट लेवल ऑफ कोचिंग वो पहले स्टार्ट हुआ था कोटा में, दैट्स व्हाई कोटा का नाम है। और ये उस टाइम का बात है जब लोकली कोई इंस्टीट्यूट एस्टेब्लिश नहीं हुए थे, एंड पर्टिकुलरली दैट बिगर लेवल ऑफ कोचिंग कोटा में ही अवेलेबल था। इसीलिए कोटा का नाम है। ओके। तो आप इतने सारे स्टूडेंट को आप कोचिंग दे रहे हैं अंशुमान, किसी स्टूडेंट को देख के आपको पता चल जाता है कि सिविल क्रैक और ही विल क्रैक द आईआईटी और आईआईएम जो उनका फील्ड है? मैम एक्चुअली क्या होता है, हम बच्चे की शिद्दत को देख के नापते हैं कि ये कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। बट बहुत बार ऐसा होता है कि जिनको हम नापते हैं ये नहीं कर पाएगा, कहीं ना कहीं उसके लाइफ में ऐसा टर्निंग पॉइंट आ जाता है कि वो बहुत अच्छे से क्रैक कर लेता है। एक 62% +2 का एक स्टूडेंट लास्ट ईयर हमारे पास पढ़ता था। एक ऐसा पर्टिकुलर इंसिडेंट हुआ एंड उसके पापा आके उससे एक थप्पड़ मारे हमारे इंस्टीट्यूट में, एंड दैट पर्टिकुलर इंसिडेंट चेंज्ड हिम अ लॉट कि उसने ईयर के एंड तक नीट क्रैक कर लिया। हमें कभी लगा ही नहीं था कि वो कभी नीट क्रैक कर पाएगा। तो एक्चुअली ये जो टाइम है जबकि आपका कोर्स कंप्लीट हो जाए, रिवीजन स्टार्ट हो एंड आप एग्जाम के बहुत निकटतर हो, इस रिवीजन एंड एग्जाम के टाइम पे भी बहुत बच्चे चेंज हो जाते हैं। एक्चुअली हम जो प्रेडिक्ट करते हैं वो सिर्फ बच्चों का शिद्दत को ही भापते हैं, पर हर किसी का सक्सेस स्टोरी वो अपने हाथ से लिखता है। अगर कोई लिखने के लिए रेडी हो जाए तो जिंदगी का किताब तो खाली पड़ा ही है, कोई भी लिख सकता है। बिल्कुल। आपने अभी जो भी स्टेटमेंट दिया उस चीज़ को सोचते हुए मुझे सुपर 30 मूवी का याद आ गया। ओके। उसमें भी मतलब वही शिद्दत देखा गया है कि वो क्या चाहता है रेदर देन वो क्या करता है। ओके। तो वो चीज़ काफ़ी इन्फ्लुएंसिंग था, वो मूवी इतना इन्फ्लुएंसिंग था। इट्स मोर लाइक उसमें एक चीज़ सीखा मतलब बोला गया है, वो सारे स्टूडेंट डरते थे टू हाई स्टडी, मतलब इंग्लिश बोलने के लिए वो डरते थे। सो डू यू थिंक मतलब इंग्लिश इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है एजुकेशन में, या फिर आगे जो आईआईटी आईआईएम क्रैक करने के लिए? मैम एक्चुअली इंग्लिश इज द इजीएस्ट लैंग्वेज इन द वर्ल्ड, इसीलिए हर एक फॉर्म पे उसको एक्सेप्ट कर लिया गया है। इंग्लिश का एक बेस बनाया गया है लोगों के माइंड सेट में कि अगर इंग्लिश नहीं आता तो उसका कोई वैल्यू नहीं है। ये पॉइंट कहीं भी सही नहीं है, पर हाँ अगर आपको कुछ आगे पढ़ना है, कहीं आगे बढ़ना है, तो आपको कोई कॉमन लैंग्वेज आना पड़ेगा जो कि दुनिया में सबको आता हो, एंड दैट लैंग्वेज इज इंग्लिश। तो उसकी वजह से सबको इंग्लिश सीखना चाहिए, क्योंकि अगर आप किसी बुक पढ़ेंगे किसी ऑथर का, वो इंग्लिश में ही लिखा होगा। आपको अगर तो आपको अगर इंग्लिश नहीं आएगा तो आप उसे कभी क्रैक नहीं कर पाओगे, उस बुक को कभी पढ़ नहीं पाओगे। इसलिए इंग्लिश आना कहीं ना कहीं जरूरी है,
पर ऐसा नहीं कि दैट विल बी द गोल ऑफ योर लाइफ। बट हाँ, इंग्लिश कहीं ना कहीं बहुत मायने रखता है, ताकि आप हर एक चीज को उतना ज्यादा ग्लोर कर पाओ। बिल्कुल। इनफैक्ट अंशुमान, मैं पूछना चाहूँगी, एक वो सुपर 30 मूवी में जो टेक्निक, जो एजुकेशन का जो स्टाइल था, वो कम्प्लीटली डिफरेंट था। आपने देखा है वो मूवी? यस, मैंने सुपर 30 मतलब देखा है। कैसे वो डिफरेंट लेवल में, कैसे उन्होंने 30 के 30 क्रैक कर लिए आईआईटी। हर एक चीज़ मतलब लाइक प्रैक्टिकल चीज़ों को लेके उनको बोला जाता था, पढ़ाई का जो स्टाइल था उनका। बोला जाता है कि सबसे ज्यादा इनोवेशन भूखे पेट में होता है। तो वो ऑलरेडी वो बच्चे थे जिनके पास कोई अदर ऑप्शन नहीं होता है। नहीं होता। जब कोई भी मतलब पढ़ने आता है आईआईटी के लिए कोचिंग लेने में या नीट के लिए कोचिंग लेने के लिए, अगर वो अपने माइंड में ये ऑप्शन लेके आए कि मेरे लिए और कुछ नहीं है, मुझे इसे करना है, अगर 100% आप शिद्दत के साथ आओ, इसीलिए तो बोला कि हम शिद्दत को भांपते हैं, अगर आप शिद्दत के साथ आओ तो आप कर सकते हो। तो उस मूवी में आप जितने लोगों को देखे, वो सारे अपने घर बार छोड़ के आए थे, उनके पास कुछ सेकंड ऑप्शन था ही नहीं। तो कहीं ना कहीं वो चीज उन्हें उतना आगे लेके चले गए कि दिन भर वो उसी चीज में लगे रहे। कहीं ना कहीं उन्होंने उस चीज को अपने अंदर फील किया और वो एग्जाम अपने दिल में इन लोगों को फील कर लिया। सो ऑल गॉड सक्सीड। ट्रू। एक्चुअली अंशुमान, आई एम रियली, मतलब मैं उस चीज़ के, मतलब उस मूवी के एक डायलॉग को बहुत अच्छे से मुझे अभी तक याद है। राजा का बेटा ही राजा नहीं बनेगा, जो हकदार है वही राजा बनेगा। Obviously. पढ़ो, मारो, गिरो, उठो, बट हकदार बनो। दैट इज़ द अल्टीमेट थॉट। और कुछ मतलब आप अपने स्टूडेंट को इंस्पायर करते हैं थ्रू, मतलब आपके थॉट के अनुसार, या लाइफ चेंजिंग या कुछ रियल लाइफ स्टोरी को लेके उनको बोलते हैं, मोटिवेट करते हैं? मैम, जब हम इतने सारे बच्चों के भीतर रहते हैं, हमारे साथ हर दिन एक एक स्टोरी होता है। हाँ, बिल्कुल। एंड मोटिवेशनल स्टोरी के लिए हमें बुक को झांकना नहीं पड़ता। एक साल का जितना सारे घटनाएं होंगे ना, वो सारे घटना नेक्स्ट ईयर के बच्चों के लिए मोटिवेशनल स्टोरी बन जाता है, क्योंकि दोज आर द रियल फैक्ट्स। एंड नॉट ओनली अबाउट द स्टूडेंट्स, अबाउट द फैकल्टीज एंड अबाउट मी ऑल्सो। हम लोग भी जिस रास्ते से आए हुए हैं, उस रास्ते से गिर गिर के, उठ के इतने बार हमारे साथ हडल्स आए हैं कि उन हडल्स को लेके सारे मोटिवेशनल स्टोरीज रेडी हो जाते हैं बच्चों के लिए। बिल्कुल। इनफैक्ट आप इतने सारे बच्चों से मिले हैं या स्टूडेंट से मिले हैं, सबका माइंड, मतलब ब्रेन डिफरेंट वे में फंक्शन करता है। तो आप कैसे उनको एक साथ कैसे लेके आते हैं? क्योंकि सबका पढ़ाई का स्टाइल अलग होता है, कोई दिन में पढ़ता है, कोई रात को पढ़ता है, या फिर उनका जो प्रोसेस होता है कम्प्लीटली डिफरेंट होता है। तो आप उनको एक साथ कैसे लेके आते हैं? मैम, ऐसा कोई कॉमन टीचिंग मेथड नहीं होता है। हर एक टीचिंग 1-to-1 इंटरेक्शन पे डिपेंड करता है। अगर क्लास में 40 बच्चे हैं तो 40 के 40 के साथ 1-to-1 इंटरेक्शन करना पड़ता है। हर एक के दिमाग को समझना पड़ता है। जब डाउट क्लियरिंग सेशन होता है, तब जब बच्चे 1-on-1 करके आते हैं, तो हम हर एक डिफरेंट काइंड ऑफ थिंकिंग के बच्चों को वहीं से पहचानते हैं कि ये बच्चा को यहाँ पे प्रॉब्लम है। देन हम कोशिश करते हैं कि ये कैसे सॉल्व हो सकता है। तो हर एक का माइंड डिफरेंटली ही फंक्शन करता है और हर एक के लिए पर्सनलाइज्ड एफर्ट देना पड़ता है, तभी जाके वो कहीं ना कहीं आगे बढ़ पाता है। ओके। द कॉमन, मतलब इतने सारे स्टूडेंट हैं, उनके कुछ कॉमन क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपको मतलब इंस्पायर करती हो, या फिर कुछ अपने स्टाइल में कुछ डिफरेंट करने के लिए आपको मोटिवेट करता है? एक बहुत अच्छा वर्ड है, अगर मेरे लिए इंस्पिरेशन बोलेंगे तो मेरे बच्चे मुझे एक निक नेम दिए हैं कि सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन करके। ओके। एक्चुअली आप मेरी इंस्टा में जाएंगे तो देखेंगे, जब भी बच्चे मुझे गिफ्ट देते हैं, हालांकि नाम इंस्टीट्यूट के स्टार्टिंग से चलता आ रहा है कि मेरे अंशुमन सर के बजाय वहां पे टू द सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन करके लिखा जाता है। दैट्स द बेस्ट वर्ड दैट मोटिवेट्स मी ऑलवेज। मैंने ये क्वेश्चन क्यों पूछा अंशुमन, क्योंकि मुझे लगता है कि एक टीचर या एजुकेटर को हमेशा मतलब स्टूडेंट ही चैलेंज दे सकता है, सो दैट ही कैन ग्रो।
इसका क्वेश्चन अगर क्वेश्चन पूछेंगे नहीं तो आप मतलब ग्रो कर नहीं सकते हो, मुझे ऐसे फील होता है. तो दैट इज व्हाट आई आस्क्ड. चैलेंज से याद आया, मैं जब इन स्टार्टिंग कर रहा था टीचिंग, तो मेरे आईटी के फाइनल ईयर में ही हम लोग एक वहाँ का लोकल इंस्टीट्यूट था, वहाँ पे मैं टीचिंग करने जाता था. तो मैं अपना पढ़ाई कम पढ़ता था, फिजिक्स ज्यादा पढ़ के जाता था कि वहाँ पे एक जो स्टूडेंट था उसको उसका सारे क्वेश्चन का मैं आंसर कर पाऊँ, इसीलिए रेगुलर प्रिपेयर होके जाना पड़ता था. एंड वो स्टूडेंट ही वाज द फर्स्ट सक्सेस ऑफ माय लाइफ, जो कि मैं नापता हूँ कि दैट स्टूडेंट गॉट सिलेक्टेड इन आईआईटी बॉम्बे. ओके, ब्रिलियंट. सो दैट इज अ सक्सेस स्टोरी आई गेस. उसके बारे में और कुछ बोलेंगे? एक्चुअली उसके साथ एक बहुत कनेक्टेड स्टोरी है. जब मैं एक्चुअली आईआईटी बॉम्बे क्रैक नहीं कर पाया, मैं आईआईटी रुड़की में एंटर किया, तो मुझे पहले जो अपना ईयर है, फर्स्ट ईयर में ही स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम में आईआईटी बॉम्बे जाने का मौका मिला. बट मैं वहाँ गया नहीं, मैं उसको चेंज किया आईआईटी कानपुर को, इसीलिए कि क्योंकि मैं कहीं ना कहीं सोचता था कि मैं आईआईटी बॉम्बे को डिजर्व नहीं करता हूँ. मेरे में वो साहस नहीं था, या शायद वो मतलब हिम्मत नहीं था कि मैं उसके अंदर एंटर कर पाऊँ. पर जब ये स्टूडेंट मेरा आईआईटी बॉम्बे में गया, तो मैं लाइफ में पहली बार आईआईटी बॉम्बे में एंटर किया उसके साथ, उसके एडमिशन के लिए. एक्चुअली उसी टाइम पे मेरा 32 लाख का पैकेज लगा था, तो मेरे कंपनी में भी ज्वाइन करना था और इसको लेके जाना था. बट आई प्रायोरिटाइज कि इसके साथ मैं आईआईटी बॉम्बे जाऊं. मैं पहले उसके साथ आईआईटी बॉम्बे गया, मैं एक दिन उसके साथ रहा, एंड देन आई वेंट टू ज्वाइन इन माय कंपनी. ओके, नाइस नाइस स्टोरी. अंशुमान, ऐसा कुछ फेलियर स्टोरी है आपका जो आपके मतलब लाइफ में एक वैल्यूएबल लेसन सिखा के गया हो? ये बात है मैम तब की, जब मैं अपना स्टार्टअप, मेरा सॉफ्टवेयर कंपनी इनिशियली स्टार्ट कर रहा था. तो मैं उस टाइम जॉब भी कर रहा था, पढ़ भी रहा था. तो एक्चुअली एक प्रोजेक्ट आया 10 लाख का, कि मैं मुझे लगा कि प्रोजेक्ट मैं ले लेता हूँ, इससे मुझे 2-3 लाख का फायदा होगा, एंड आई विल स्टार्ट माय कंपनी फ्रॉम हियर. तो मैंने वो प्रोजेक्ट ले लिया. बट एक्चुअली ये हुआ कि ना मुझे कुछ पता था कि कंपनी का क्या एग्रीमेंट बनता है, कैसे होता है, ये सब चीज़ों के बारे में मेरा इतना ज़्यादा टेक्निकल नॉलेज नहीं था. तो वो हमने क्या किया कि 1 लाख का एडवांस उठाया और पूरा प्रोजेक्ट खत्म कर दिया. तो पूरा प्रोजेक्ट खत्म करने के बाद वो प्रोजेक्ट लेने के लिए वो क्लाइंट रहा ही नहीं, वो शायद कोई फ्रॉड था या क्या था, वो फिर भाग गया. तो स्टार्टिंग के टाइम पे मुझे ऑलमोस्ट 5-6 लाख का घाटा हुआ. तो ये मुझे लेसन दिया कि कोई भी चीज को कंप्लीटली समझने से पहले उसके अंदर उतरना नहीं चाहिए. तो अंशुमान, आप जैसे अभी एजुकेशन इंडस्ट्री में है, ओके, तो आप ऑल ओवर इंडिया में या आउट ऑफ इंडिया में, जैसे ट्रेंड हमेशा चलता रहता है, अप टू डेट हर चीज़ में मतलब अपडेट चाहिए, तो आप कैसे अपने आप को अपडेट करते हैं आपके क्विट क्लासेस के लिए? मैम, एग्ज़ाम का पैटर्न से लेके क्वेश्चंस एंड एवरीथिंग वो हर साल बदलता रहता है. कि किस ट्रेंड में क्वेश्चन आ रहा है, क्या हो रहा है. तो हम हर एक एग्ज़ाम को फॉलो करते हैं. आप वो चाहे गवर्नमेंट एग्जाम्स बताएं या नीट के एग्जाम्स, जे के एग्जाम्स, या कोई भी वो कंपेरेटिव एग्जाम्स, और सारे एग्जाम्स के पेपर्स को हम फॉलो करते हैं. और उसके हिसाब से जहाँ पे जो चेंजेस आया हो उसको हम हमारे एजुकेशन के अंदर लाने की कोशिश करते हैं. एंड हमारा जो एग्जाम का पैटर्न है वो उसके हिसाब से रेगुलर टू रेगुलर चेंज होता रहता है. ओके, आप थ्रू टेक्नोलॉजी आप इसको अपग्रेड करते हैं कुछ? यस, हमारा जैसे कि आपका हमारा OMR सीट से लेके वो उसका स्कैनिंग के लिए हमारा जो सॉफ्टवेयर रेगुलर अप टू डेट होता है, डिपेंडिंग ऑन द मोड एंड टाइप ऑफ एग्जाम. उसके साथ बच्चों के लिए ऑनलाइन एग्जाम्स होते हैं, उसमें भी जिस टाइप में मतलब आपका एग्जाम चेंज होता हो उसके अंदर भी उस हिसाब से बच्चों को चेंज किया जाता है. CBT मोड में भी बच्चों को एग्जाम अवेलेबल किया जाता है. ओके, एक्चुअली अभी आप ऑनलाइन एग्ज़ाम मतलब बोले तो आई जस्ट रियलाइज्ड कि कोविड के टाइम पे हमारा सारा जो ऑफलाइन क्लासेस था ऑनलाइन में कन्वर्ट हुआ था. तो आपको लगता है दिस मतलब ऑनलाइन के जो एग्ज़ाम का जो प्रोसेस है या पढ़ाई का जो प्रोसेस है वो कुछ डिफरेंट हुआ है? ऑनलाइन पढ़ना मतलब कुछ भी चेंजेस आया है एजुकेशन इंडस्ट्री में? ऑब्वियसली मैम, बट ऑनलाइन पढ़ना उतना ज़्यादा कैपेबल नहीं है न्यू स्टूडेंट्स के लिए. माने
अगर हम नीट के प्रिपरेशन की बात करें, कोई 2 बार प्रिपेयर हो गया है, अभी वो ऑनलाइन लेके अपना रिवाइज कर सकता है। पर अगर कोई मतलब नए से पढ़ रहा है तो उसको सिर्फ ऑनलाइन से पढ़ना उतना काफी है नहीं, क्योंकि वो जो मतलब पर्सनल टच चाहिए होता है एक फैकल्टी से एक स्टूडेंट को। मैंने हालांकि आपको बताया, अगर क्लास में 40 स्टूडेंट होते हैं तो 40 के साथ आपको 1-to-1 इंटरेक्शन करना पड़ता है उनको समझने के लिए। तो जब तक वो ना हो आपको परफेक्ट मतलब रिजल्ट नहीं मिलता है। तो इसके लिए ऑनलाइन एजुकेशन जो है कहीं ना कहीं उन दूर दराज इलाकों में जहाँ पे एजुकेशन नहीं पहुंच पाता है, तो उन जगहों के लिए वो कहीं ना कहीं सही है। पर आज के डेट में हर एक जगह पे, लोकेलिटी पे आपके लिए एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स ओपन हो गए हैं। उस लेवल के फैकल्टीज जो ऑलरेडी अचीव करके वहाँ पे हैं, उनको ढूंढ के आपको पहले फिजिकल एजुकेशन के लिए ऑप्शन लेना चाहिए। अगर वो ऑप्शन आप अवेल ना कर पाए, देन आप ऑनलाइन को चूज करना चाहिए। ओके, तो आपका इंसाइट क्या होगा अंशुमान जी? आजकल जैसे यूट्यूब में बहुत सारे एजुकेशनल फिनेंशियल इंस्टीट्यूट वगैरह हो रहा है जो मतलब थ्रू वीडियोस वो प्रोवाइड करते हैं एजुकेशन, तो उसके बारे में कुछ बोलना चाहेंगे आप? Obviously, that is a very easy way to get the lessons. आपको अगर YouTube में मिल गया या फिर कहीं भी ऑनलाइन वीडियो फॉर्म पे मिल गया, तो बहुत ईजियर वे है किसी भी चीज़ के बारे में जानकारी पाने के लिए। पर वो सिर्फ जानकारी पाने के लिए है, आप अपना डाउट कहाँ सॉल्व करोगे? आपको अपना प्रॉब्लम आपको कहाँ बताना है? ट्रू। तो ये सब जगहों पे हमेशा एक फैकल्टी की जरूरत होती है जो कि आपके हाथ पकड़ के आपको उस जगह तक ले जाए। अगर आप YouTube के वीडियो हाउ टू वर्क लगा के छोड़ दोगे तो बच्चे को चलना नहीं आएगा। उसको माँ के हाथ की जरूरत है जिसकी उंगली पकड़ के वो चलना सीखेगा। तो उसी तरह ही कहीं ना कहीं फैकल्टी की जरूरत है जो कि उसे सक्सेस तक खींच के लेके जाएगा। वो एग्जाम को अचीव करने के लिए या कोई भी पढ़ाई कंप्लीट करने के लिए उसको वहां तक चला के लेके जाएगा। वो फैकल्टी की जरूरत लाइफ में है। बट हाँ, अगर नॉलेज सिर्फ गेन करना है तो किसी भी वीडियो से, कहीं से भी, दुनिया के किसी भी जगह से, किसी भी कोने से आप नॉलेज गेन कर सकते हो। पर अगर हम इंडिया के नंबर 1, नंबर 2 एग्जाम्स के बारे में बात कर रहे हैं तो उसके लिए आपको फैकल्टी की जरूरत तो है। बिल्कुल बिल्कुल। तो आपके मतलब आजकल जो IIT किंवा नीट प्रिपरेशन कर रहे हैं स्टूडेंट्स, वो जो बेसिक मिस्टेक वो क्या कर रहे हैं वो प्रिपरेशन, एग्जाम प्रिपरेशन के टाइम पे? 2 या 3 मिस्टेक्स होते हैं मैम। पहला मिस्टेक ये है कि जो कि 11th एंड 12th का स्टडी पैटर्न बन गया है, रट्टा मारना। ये रट्टा मारना बच्चों को प्रैक्टिकल नॉलेज से या कंसेप्चुअल नॉलेज से दूर कर रहा है। इसीलिए बच्चे यहाँ आके ढूंढते हैं कि कुछ रटने के लिए मिल जाए और वो रट के मेरा एग्जाम क्रैक हो जाए। वो होने वाला है नहीं। दूसरा प्रॉब्लम ये है, सबको शॉर्टकट चाहिए एंड देयर इज नो शॉर्टकट टू सक्सेस। ट्रू। और थर्ड वाला पॉइंट जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। किसी भी एजुकेशन इंस्टीट्यूट में आने के बाद या फिर कोई भी क्लासेस में आने के बाद या ये जो कोचिंग के अंदर आने के बाद बच्चे अपने आप को पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व कर लेते हैं। हर एक छोटे बड़े चीजें, चाहे वो इंस्टीट्यूट के बारे में हो, किसी बच्चे के बारे में हो, रास्ते के बारे में हो, बाहर के बारे में हो, इन सब चीजों से लिपट जाते हैं और वहां से छूट नहीं पाते। इसीलिए मैं बच्चों को हमेशा बोलता हूँ कि बी हाइड्रागायरम। हाइड्रागायरम साइंटिफिक नेम है मर्क्यूरी का। अच्छा। तो मैं मर्क्यूरी बोलने के लिए बोलता हूँ। क्यों? क्योंकि अगर आप मर्क्यूरी को लेके किसी भी चीज के साथ मिला लें, वो किसी के साथ नहीं मिलता। तो आपको भी, अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो तो आपको भी मर्क्यूरी बनना है, आपको भी हाइड्रागायरम बनना है। आपको किसी के साथ नहीं कनेक्ट होना है। आपको अपने आप में सिमट के रहना है कि मुझे ये अचीव करना है, इसके लिए मैं पढ़ रहा हूँ या पढ़ रही हूँ, ये साल मेरा इसके लिए है। अगर वो शिद्दत दिखा पाएंगे देन ऑब्वियसली इसे अचीव करना बहुत ईजी है। ट्रू। अंशुमान जी, एक स्टूडेंट को एजुकेशन के अलावा और क्या सिखाना ज़रूरी है बेसिक लाइफ जीने के लिए? हम एजुकेशन कहीं ना कहीं आपको जिंदगी में कमाने या फिर दुनिया को समझने के लिए चाहिए होता है।
पर डटे रहने के लिए आपको दो चीज़ों की ज़रूरत होती है। एक है साहस की, हिम्मत की, एंड दूसरा चरित्र की। ये दोनों चीज़ें अगर बच्चों को आप सिखा दिए तो वो बड़े इंसान बने कि ना बने पर इंसान जरूर बन जाएंगे। तो एजुकेशन के साथ साथ ये जो मोरालिटी है, ये मोरालिटी को बच्चों के साथ लेके चलना पड़ेगा। आज भी स्टूडेंट आने के बाद हमारे इंस्टीट्यूट में नमस्ते करते हैं पैर छू के। आज भी मतलब वही ट्रेडिशनल गुरुकुल वाली चीज़ों को हम यहाँ पे कराने की कोशिश करते हैं। हर मंथ में 2 बार या 3 बार हमारा हवन होता है इंस्टीट्यूट में। हम ट्राई करते हैं वो सारी ट्रेडिशनल चीज़ों को बच्चों के साथ कनेक्ट करके रख पाएँ, जिनके साथ वो नॉट ओनली एजुकेशनली बट ट्रेडिशनली ऑल्सो एंड मोरली ऑल्सो डेवलप हो पाए। बिल्कुल, जो पहले गुरुकुल में सिखाया जाता क्या कहीं ना कहीं उस कंसेप्ट को फॉलो कर रहे हैं। एक्चुअली यही जो चीज़ें हैं ना, जो आपने कहा भी ट्रेडिशनल चीज़ें, यही इंडिया के एजुकेशन को डिफरेंट करता है। यस, ऑब्वियसली। ओके, नाइस। हाउ डू यू मैनेज वर्क लाइफ बैलेंस एज ए बिजनेस ओनर? फ्रैंकली स्पीकिंग, I'm a workaholic kind of person, तो मेरा मैक्स टाइम जाता है वर्क के लिए। तो मुझे जितना फ्री टाइम मिलता है मैं अपना फ्री टाइम को मेरे काम पे लगाने पे एंजॉय करता हूँ। दैट इज द फर्स्ट थिंग। बाकी अगर लाइफ बैलेंस बताएं तो मैं सब अगर इससे भी कुछ एक्स्ट्रा टाइम मिल जाए, उस टाइम को मैं मैक्स अपने पापा मम्मी और मेरे बहन के साथ मतलब एंजॉय करने में पूरा खत्म कर देता हूँ। और बाकी फ्रैंकली स्पीकिंग, जबकि मैं एक स्टार्टअप में हूँ और इस कल्चर को ग्रो कराना है। स्टार्टअप इतना जल्दी क्यों ग्रो करता है? क्योंकि इसके साथ जुड़े हुए हर कोई इंसान अपना मैक्स टाइम देता है इसके लिए। नॉट ओनली मैक्स टाइम, अपना मैक्स इंटेलिजेंस एंड अपना मैक्स पोटेंशियल इसमें यूज करता है, देन ओनली ये सक्सीड हो पाता है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम लोगों को बच्चों का पेपर बनाना है एंड पेपर बनते बनते वो रात के 2 बज जाता है। तो वो काइंड ऑफ थिंग हमको हमेशा ऐड करना पड़ता है, क्योंकि हम उसको एंजॉय करते हैं एंड वही एंजॉय करना कहीं ना कहीं हमें आगे लेके जाता है। और अगर बैलेंस की बात बताएं तो उतना ज्यादा तो बैलेंस नहीं हो पाता, बट हम भी ट्राई करते हैं कि कुछ टाइम निकल जाए, मतलब पापा मम्मी के लिए, बहन के लिए। मेरा एक छोटा सा डॉग है, जर्मन शेफर्ड, उसके साथ काफी टाइम बिताता हूँ। So you are an animal lover? बहुत ज्यादा। ओके ओके, नाइस। अंशुमान जी, कभी स्ट्रेस फील होता है ड्यूरिंग दिस हेक्टिक स्केड्यूल? अगर सच में बताऊं तो जब तक मेरे बच्चों का कोई प्रॉब्लम ना हो तब तक मुझे कभी स्ट्रेस नहीं होता, क्योंकि ये सब चीज़ों को मैं प्यार करता हूँ। ये जितने प्रॉब्लम्स आए मेरे बिजनेस में या फिर कोई भी काम जितना हेक्टिक हो, इन सब चीज़ों को मैं प्यार करता हूँ। जैसे बोलते हैं अगर आप जिम जाते हो तो आपको मसल का फटना और वो पेन को प्यार करना चाहिए। तो मुझे इसके अंदर होने वाले सारे प्रॉब्लम्स और सारे ऊपर नीचे वाली जितने सारी चीज़ें आए वो सबको मैं प्यार करता हूँ। तो उन सब से मुझे कभी स्ट्रेस नहीं होता। पर स्ट्रेस तब होता है जब कोई स्टूडेंट अपना पोटेंशियल को ना समझ पाए, या फिर कोई स्टूडेंट जब रॉन्ग लाइन पे जाए, या फिर कोई भी ऐसा चीज जो कि उसके आगे बढ़ने में अड़चन डाले और उस चीज को वो खुद अपने ओर लेके आ रही हो या आ रहा हो, ये पर्टिकुलर चीजें मुझे सबसे ज्यादा स्ट्रेस देते हैं। ओके, तो आप कुछ एडवाइस करेंगे जो न्यूली एंटरप्रेन्योरशिप स्टार्ट किए हैं उनके लिए? कुछ एडवाइस जो न्यूली अभी एंटरप्रेन्योरशिप स्टार्ट कर रहे हैं, तो उन लोगों के लिए थोड़े थोड़े पॉइंट्स ये हैं कि हार्ड वर्क बीट्स टैलेंट मैन। कहीं ना कहीं अगर आप हार्ड वर्क कर रहे हो तो वो टैलेंट से कई ज्यादा बढ़ के है। आपको अपने रास्ते में बहुत जगहों पे ऐसा लगेगा कि यहाँ से आगे रास्ता है ही नहीं और मैं इससे ज्यादा कष्ट से कि यहाँ से आगे नहीं जा पाऊंगा। तो इसीलिए बोलूंगा कि व्हेन यू फील लाइक क्विटिंग, रिमेम्बर व्हाई यू स्टार्टेड। आप क्यों वो जर्नी शुरू किए थे। अगर उसका मतलब जवाब के साथ आप आगे बढ़ोगे तो हमेशा आगे जा पाओगे। एंड जो मैं अपने पापा मम्मी से हमेशा सिखाऊं करके बोल रहा हूँ कि नो वन कैन बीट यू अनलेस एंड अनटिल यू आर बीइंग बिटन बाय योरसेल्फ। अगर आप खुद से नील डाउन ना हो जाओ तो आपको कोई नहीं रोक सकता। आप हमेशा आगे जाओगे। तो जो भी मतलब यंग एंटरप्रेन्योर्स हैं उनके लिए मेरा यही बोलना है कि
कोई भी मतलब सिचुएशन आ जाए लाइफ में, वहां पे मतलब नील डाउन मत करो, डट के खड़े रहो। हर एक सिचुएशन का हल है। ऐसा सिचुएशन बना ही नहीं दुनिया में जिसका हल ना हो, पर हाँ, उसका हल ढूंढना आपको ही है। ओके। तो आपका विजन या फिर गोल्स क्या है क्विट क्लासेस को लेके? जैसे कि फिलहाल हम लोग तो मेडिकल इंजीनियरिंग कोचिंग एंड जो गवर्नमेंट एग्जाम्स के प्रिपरेशन पे फोकस कर रहे हैं, एंड जो हम फर्दर बहुत जल्दी हम टेक्नोलॉजी एजुकेशन लेके आ रहे हैं। टेक्नोलॉजी एजुकेशन टू ऑल दोज स्टूडेंट्स दोज हु आर स्टडिंग इन बीटेक, बीसीए एंड एमसीए। तो वो स्टूडेंट्स जब मार्केट में एंटर करते हैं प्लेसमेंट के लिए, तो बिना कोई नॉलेज के वही मतलब किताबी ज्ञान पकड़ के चले जाते हैं प्लेसमेंट पाने के लिए, इसीलिए वो लोग हारते हैं दुनिया में। तो हम लोग वो टेक्नोलॉजी रिलेटेड एजुकेशन लेके आएंगे। हम उन लोगों के कोर को उतना स्ट्रांग बनाएंगे ताकि वो खुद को प्लेस कर पाए विथ प्लेसमेंट गारंटी। ये स्ट्रेटेजीज एंड ये सारे प्लान्स पे अभी हम फिलहाल फोकस कर रहे हैं। जी नॉर्मली हर इंस्टीट्यूट ऐसे ही प्लेसमेंट के बारे में मतलब बात करते हैं। डू यू थिंक इट्स रेलिवेंट, और मतलब इसके अलावा और क्या? नहीं, एक्चुअली मैं प्लेसमेंट का बात मतलब कोई थक के या बात बोल के लेने की नहीं बोल रहा हूँ। मैं बोल रहा हूँ हम किसी को भी, कोई स्टूडेंट को सिर्फ वो किताबी बातें नहीं बताएंगे जो हर कोई क्लासरूम पे चल रहा है। अगर आपको कहीं जाके किसी टेक्नोलॉजी कंपनी में काम करनी है, तो आपको वहां जाके कंप्यूटर कैसे बना था ये नहीं बताना है। आपको उस पर्टिकुलर कंपनी के ग्रोथ पे काम करना है। अगर आप एक फुल स्टैक डेवलपर हो, तो आपको आपके डेवलपमेंट में उतना नॉलेज होना चाहिए। तो हम वो प्रैक्टिकल नॉलेज देंगे। हम उतने सारे, अगर कोई फ्रंट एंड डेवलपर है तो उसको उतना ज्यादा फ्रंट एंड डेवलपमेंट पे हम प्रैक्टिकली एबल कराएंगे। अगर कोई बैक एंड डेवलपर है उसको इतना बैक एंड प्रोजेक्ट्स में एबल कराएंगे कि वो कहीं भी जाके वैल्यू ऐड कर पाए। और कोई भी कंपनी को अगर फ्रेशर्स के रूप में एक्सपीरियंस्ड बच्चा मिल जा रहा है, क्योंकि इतना अगर कामों सीखा है तो ऑलरेडी एक्सपीरियंस्ड है, तो अगर किसी भी कंपनी को फ्रेशर्स के रूप में एक्सपीरियंस्ड बच्चा मिल रहा है तो ऑब्वियसली हायर करेगा। तो हम उन्हें प्लेसमेंट एबल बना देंगे। ये नहीं बोल रहा हूं कि कहीं से लाके उन्हें प्लेसमेंट बस दे देंगे। वो लोग अपने आप में इतना एबल बनेंगे कि वो लोग प्लेसमेंट को डिजर्व करेंगे। दैट्स द आइडिया। ब्रिलियंट। आपके पर्सनली आप पर्सनली एक सक्सेस को कहाँ देखते हैं, या फिर एक फेलियर का इम्पोर्टेंस क्या है? दोनों आप बोल सकते हैं। मैम, व्हेन यू फील दैट यू आर लाइक सक्सेसफुल इन लाइफ, कब आपको फील होगा? सक्सेस इज ए कॉमा एंड फेलियर इज ए स्पेस इन अ सेंटेंस। मैं ऐसा सोचता हूँ। ओके। लाइफ एक बहुत बड़ा सेंटेंस है जिसमें बहुत सारे कॉमा आएंगे एंड बहुत सारे स्पेस आएंगे। हालांकि कॉमा से ज्यादा तो स्पेस ही आते हैं लाइन में। जितने सारे फेलियर्स आपके लाइफ में आएंगे, उस हमेशा आपको थोड़ा रुक के उसे देखने के लिए बोलेंगे। हर फेलियर से आपको सीखना है और वहां से आगे बढ़ना है। और सक्सेस हमेशा एक कॉमा है, फुल स्टॉप नहीं है, क्योंकि सक्सेस वो है जहां पे आपको डटे रहना है। हमेशा उस रास्ते पे चलना इज सक्सेस। बोला जाता है कि सक्सेस इज अ पाथ नॉट अ डेस्टिनेशन। इसीलिए मैंने उसे कॉमा का नाम दिया कि कहीं भी आके आपको पूरा नहीं रुकना है। जिस जगह को आप सक्सेस सोच के अभी जा रहे हो, वहां पे थोड़ा सा उसे एंजॉय करके फिर से नेक्स्ट सक्सेस के लिए लगे रहो। मतलब उसको मेंटेन करना है। हमेशा लाइफ के ग्राफ में उसको मेंटेन करना है, और उसको मेंटेन करके रखने को ही सक्सेस कहा जाता है। ट्रू। इनफैक्ट मैंने भी मतलब सुना था, जब सक्सेस आ जाता है ना, लोग वहाँ पे काम करना बंद कर लेते हैं। क्योंकि उनको लगता है कि दिस इज द एंड, मैं अभी सक्सेसफुल हूँ, पर उसके बाद वो फिर नीचे आ जाते हैं। यस, ये तो ऑब्वियस एक लाइन है कि इफ यू आर नॉट अपग्रेडिंग यू आर डाउनग्रेडिंग। एग्जैक्टली। सक्सेस पे आके रुक जाने वाला इंसान वहां से नीचे ही जाता है। ऊपर जाने के लिए तो उसे मेहनत और ज्यादा करना पड़ेगा। क्योंकि उसको मेंटेन करने के लिए उसे डबल मेहनत करना पड़ता है। ट्रू, नाइस। सो नाउ एक्चुअली और दो एडवाइस मैं पूछना चाहूँगी अंशुमान जी। अगर कोई कॉम्पिटिटिव, नॉर्मली जिस क्वेश्चन है, कोई कॉम्पिटिटिव के लिए प्रिपेयर कर रहा है, गवर्नमेंट जॉब के लिए प्रिपेयर कर रहा है, तो आप उसको क्या एडवाइस करेंगे?
अगर कोई गवर्नमेंट जॉब के लिए प्रिपेयर कर रहा है तो उसको पर्टिकुलरली किसी एक ही जॉब में अपने आप को सीमित करके नहीं रखना चाहिए। मैं बहुत प्रॉब्लम देखा हूँ बच्चों में। वो सारे गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपेयर करे जो उसके लिए रिलेवेंट हो, सो दैट कि उसके पास मल्टीपल ऑप्शंस अवेलेबल रहे। ऐसा नहीं है कि एक एग्जाम इस साल दिया तो अगले साल वो एग्जाम आने तक हम वेट करते रहे। ये पागलपन बहुत बच्चों में देखा हूँ। तो इसके लिए वेट ना करें, आप मल्टीपल एग्जाम्स की ट्राई करें। हाँ, ऐसा हो सकता है कि आप किसी दूसरे एग्जाम देके अभी सक्सीड कर लो, अगले साल फिर से वो एग्जाम दो। अगर आपका हो गया तो आप वहां पे जा सकते हो। लाइक आईईएस एग्जाम देते हैं बच्चे जो इंजीनियरिंग कंप्लीट करते हैं, तो अगर आईईएस नहीं हुआ तो वो नेक्स्ट ईयर फिर आईईएस के लिए वेट करते हैं। तो मेरा बोलना है कि अगर आईईएस एग्जाम इस साल नहीं हुआ तो एडब्ल्यू दो, जेई दो। आप एग्जाम्स देके कुछ क्वालिफाई करके आप लाइफ का पिलर बना लो। पहले आप अपना बेस को स्ट्रांग बना लो, फिर नेक्स्ट ईयर आईएएस दो। अगर आईएएस हो गया तो फिर वहां पे जाना। तो इस टाइप में किसी एक एग्जाम को अपना माइंडसेट बना के वहां पे स्टक मत रहो। मल्टीपल एग्जाम्स जो कि आपके लिए रिलेवेंट है उन सबको आपको देना चाहिए। वो नीट जेई के बच्चों के लिए भी वही होता है। नीट वाले बच्चे बोलते हैं हम जेई का एग्जाम नहीं देंगे, तो हम बोलते हैं कि नहीं, जेई का एग्जाम दो। बस इसीलिए नहीं कि तुम मेडिकल के लिए प्रिपेयर कर रहे हो और तुम जेई का एग्जाम नहीं दोगे। जेई का एग्जाम दोगे तो दो प्रॉफिट है। पहला कि आपको नए क्वेश्चंस और नई ट्रेंड का पता चलेगा, एंड सेकंड आपके लिए एक ऑप्शन अवेलेबल रहेगा। अगर नीट नहीं क्रैक हो रहा है तो इंजीनियरिंग का ऑप्शन। इसीलिए लाइफ में हमेशा आपका प्लान बी रेडी रहना चाहिए। एंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो या कोई भी मतलब नीट जेई हो, आपको हर एक एग्जाम पे मल्टीपल ऑप्शंस को हमेशा ट्राई करते रहना चाहिए। ओके। और एक एडवाइस पूछना चाहूँगी आजकल के स्टूडेंट के लिए। वो हमेशा आफ्टर +2 के बाद या फिर कोई एग्ज़ाम क्रैक करने के बाद कंफ्यूजन हो जाते हैं कॉलेज चूज़ करने में। तो आप कैसे उनको एडवाइस करेंगे कि बेस्ट कॉलेज क्या है उनके लिए, और कौन सा मतलब कॉलेज अगर फाइंड आउट कर रहे हो तो क्या क्या क्राइटेरिया होना चाहिए एक बेस्ट कॉलेज के लिए उनके लिए? पहला टिक मार्क जो होता है कि उस पर्टिकुलर कॉलेज के जो बच्चे वहां से निकले हैं वो कैसा लाइफस्टाइल में अभी हैं, वो चीज को फोकस करना है। और क्या वो लाइफस्टाइल पे आप खुश हो, वो चीज को भी देखना है। एंड सबसे बड़ी बात, जो कॉलेज में आप सोच रहे हो कि वहां पे एडमिशन मिलेगा तो ये हो जाएगा वो हो जाएगा, वो कितना प्रैक्टिकल है और उसके लिए वो कॉलेज क्या कर रहा है। अपने किसी भी ऐसे इंसान जो आपके लाइफ में हो, हर किसी के लाइफ में होता है, जो कि आपको एडवाइस करे कि ये कॉलेज ऐसा है कि नहीं, उसको लेके उस कॉलेज की सारे मतलब हिस्ट्री को देखो और वो आपको क्या क्या प्रोवाइड करने के लिए प्रॉमिस कर रहे हैं और वो सारी चीजें उनके पास है कि नहीं, ये चीजों को परखो, फिर उस कॉलेज को चूज करो। ऐसा नहीं कि बस आपके काउंसलिंग साइट में आ गया, नाम पे टिक मार दिए, वो सिलेक्ट हो गया तो वहां पे चले जाओ। ऐसे नहीं है। वो कॉलेज आपका लाइफ बनाने वाला है, तो उसको बहुत मतलब बारीकी से आपको देखना चाहिए। बिल्कुल। और एक चीज़ अंशुमान जी, जो अभी एग्ज़ाम प्रिपेयर कर रहे हैं, चाहे वो आईआईटी हो, नीट हो, एनआईटी हो या फिर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, उनके वो स्टूडेंट के पेरेंट्स को आप कुछ एडवाइस करना चाहेंगे? मैम, पेरेंट्स को एडवाइस करना चाहूँगा कि एक बढ़िया मूवी है छिछोरे, एक बार देख लेना, एक बार जरूर देखना। क्योंकि हमेशा ऐसा होता है कि माँ बाप कहीं ना कहीं बच्चों को मोटिवेट करने के चक्कर में उनको बहुत ज्यादा दबाव दे देते हैं। तो इसी बात से लेके बच्चे डिमोटिवेट हो जाते हैं, कहीं ना कहीं हार जाते हैं। जितना सारा मतलब नेगेटिव थिंग आप देख रहे हो, सुइसाइडल मेंटालिटी, ये सब चीजें वहीं से आता है। तो सिर्फ बच्चों के लिए मेहनत करना ही पेरेंटिंग नहीं है। पेरेंटिंग वो है जहां पे आप एक बच्चे को पूरा बनाते हो और बनाने के दौर में आपको हमेशा उसका हाथ थामे रहना चाहिए, क्योंकि आप जड़ें हो। अगर एक पेड़ को बढ़ने के लिए आप काम कर रहे हो, उस पेड़, उस स्टूडेंट का जड़ है माँ बाप, तो जड़ को कभी उसका हाथ नहीं छोड़ना चाहिए। लाइक कुछ माँ बाप मैं देखता हूँ, हालांकि अगर वीकली टेस्ट में मार्क खराब हो जाए तो माँ बाप नाराज हो जाते हैं, माँ बाप बात करना बंद कर देते हैं, बोलते हैं अगर ये नहीं हुआ तो तेरे लाइफ का कोई वैल्यू नहीं। ये काइंड ऑफ थिंग आप बच्चे के लाइफ में ऐड मत करो, क्योंकि वो शायद डॉक्टर बने कि ना बने, शायद इंजीनियर बने कि ना बने, उससे पहले आपका बेटा बन के रहना है या बेटी बन के रहना है। जिंदगी में जीने के लिए कुछ ना कुछ तो कर ही लेगा।
पर अच्छा इंसान बन के रहना चाहिए। आपके लिए हमेशा उसके मन में रेस्पेक्ट रहना चाहिए, तो उसका साथ दो, उसका हाथ पकड़ के चलो। और आज का दुनिया में हम इतना मतलब क्या बोलेंगे, बहुत हेक्टिक हो गया है कि बच्चों को माँ बाप के रूप में कोई जेलर नहीं चाहिए, माँ बाप के रूप में दोस्त चाहिए जो कि हमेशा उसके साथ चल पाए। और पेरेंट्स, आप हर एक जगह पे ना मत बोलिए, क्योंकि ना बोलना कहीं ना कहीं बच्चे के माइंड पे ये डाल देता है कि जो भी बोलूंगा ना ही तो बोलेंगे, तो वो बोलना बंद कर देता है। तो हमेशा ना मत करिए, देखिए जितने चीजों को आप अलाउ कर सकते हैं और वहां पे हाँ भी बोलिए। थोड़ा थोड़ा माँ बाप की पोजीशन से उभर के कभी फ्रेंड बन के सोचिए, उनके साथ चलने की कोशिश करिए, तो अंत तक वो आपको अपने साथ ही लेके चलेंगे। बिल्कुल। इनफैक्ट पेरेंट्स ना अंशुमान बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन मतलब लोड दे देते हैं बच्चों के ऊपर, और जब बच्चे वो एक्सपेक्टेशन को मैच नहीं करते ना, दे टुक ऑल द स्टेप्स। यस, तो इसीलिए इतना ज्यादा एक्सपेक्टेशंस इतने छोटे छोटे मतलब कंधों पे नहीं रखना चाहिए। तो उन लोगों का साथ देना चाहिए। दैट्स ओनली आई विल प्रे टू ऑल पेरेंट्स। ये मैं पर्सनली भी काउंसिल करता हूँ हमारे जो पेरेंट्स आते हैं कि स्ट्रेस मत डालिए, उनको बस बोलिए कि आप कैपेबल बनो। Let's start with the rapid fire round, Anshuman. Okay, it's not rapid fire, but it's like आप आंसर भी दे सकते हो और उसको थोड़ा मतलब डीपली बात भी कर सकते हो उसके ऊपर। So my first question is, would you rather spend a day with Elon Musk और सुंदर पिचाई? तो बहुत बड़ी एक्सपेक्टेशन है मैम, बट इफ आई गेट अ चांस आई वुड लाइक टू स्टे विथ एलन मस्क। ये इसीलिए क्योंकि जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थिंकिंग है उनका, तो वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थिंकिंग वो कहाँ से लाते हैं, मैं एक दिन उनके साथ रह के सीखना चाहूँगा। शायद कभी कभी मैं भी अपने हिसाब से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सोच लेता हूँ, बट उस लेवल का सोचना अगर उनसे सीख पाऊँ। ओके, कुछ ऐसा है जो उनका थोड़ा डिफरेंट कुछ आप बोलना चाहेंगे? ऑब्वियसली हम सबको पता था कि रॉकेट नीचे से ऊपर जा सकता है, हाँ। ऊपर से नीचे आके भी फिर लैंड करेगा, ये थिंकिंग कभी नहीं था। ये जाके एलन मस्क नासा को बोले तो नासा बोले ये तो फिजिक्स के लॉ के खिलाफ है, तो कभी नहीं हो पाएगा। तो कोई ट्रेडिशनल लॉ इसे लिखा नहीं था, बट आज के डेट में आपको पता है कि स्पेसएक्स बहुत अच्छा काम कर रहा है, और वो अभी उस लॉ, एक फिजिक्स में नया लॉ लेके आ गया जो लॉ कभी लिखा नहीं गया था। तो बात यह है कि ये जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीजें जो अपने आउट ऑफ द बॉक्स जाके थिंक करना, वो मैं आज के डेट में सबसे ज्यादा उनमें देखा हूँ। तो एक बार उनके साथ रह के ये चीज सीखना चाहूंगा। नाइस। वुड यू रेदर हैव अनलिमिटेड फंड्स और अनलिमिटेड टाइम? बी ऑनेस्ट, क्योंकि ये बहुत सारे मतलब थोड़ा डिफरेंट है क्वेश्चन। ओके मैम, अनलिमिटेड फंड्स का मैं क्या करूंगा? फ्रैंकली फंड्स लाइफ में लिमिटेड ही चाहिए। अगर अनलिमिटेड हो जाए तो उस चीज का वैल्यू नहीं रहता, फ्रैंकली स्पीकिंग। ना ही अनलिमिटेड फंड चाहिए, ना ही अनलिमिटेड टाइम चाहिए। हर एक चीज के लिए एक स्पेसिफिक टाइम चाहिए कि इसके अंदर ही तुम्हें करना है। तो अगर इस बार ना कर पाऊं तो अगली बार शायद कर लूं, उसके लिए ट्राई तो करूंगा। तो डेडलाइन चाहिए ही चाहिए। तो अनलिमिटेड टाइम भी नहीं चाहिए किस चीज के लिए, वरना वो बेकार हो जाएगा। अगर आपको बोलना है कि आपको आज नहीं खाना है, आप कभी भी खा सकते हो, तो आप पकाना ही छोड़ दोगे, उसका वैल्यू नहीं रहेगा। यस। तो अनलिमिटेड टाइम भी नहीं चाहिए, अनलिमिटेड फंड भी नहीं चाहिए कि मुझे ये भी ना पता चले कि मैं उस पैसे का क्या करूं। मुझे उतना ही पैसा चाहिए जितना मैं इन्वेस्ट कर पाऊं, मैं खर्चा कर पाऊं, मुझे उतना ही पैसा चाहिए। मुझे लेके कहीं छुपा कर रखने के लिए पैसा चाहिए नहीं। ओके, नाइस। वुड यू रेदर टीच वन ब्रिलियंट स्टूडेंट और 100 एवरेज वंस? मैम, मुझे हमेशा 100 एवरेज वंस को पढ़ाना अच्छा लगेगा। अगर ब्रिलियंट स्टूडेंट है तो बहुत अच्छा है, वो कहीं ना कहीं मुझे भी इम्प्रूव करके जाएगा। पर मैं वो 100 एवरेज बच्चों को पढ़ाना चाहूँगा, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मेरे जितना भी जिंदगी बचा है उसमें मैं जितनों को भी टीच कर पाऊँ, उनके लाइफ में कुछ इम्पैक्ट ला पाऊँ, उनको कहीं कुछ किसी जगह से कहीं तक लेके जा पाऊँ। जो ब्रिलियंट स्टूडेंट होगा वो अपना पाथ खुद बनाएगा, हम तो उसके हाथ लेके जाने वाले होंगे।
बट एवरेज स्टूडेंट्स वो होंगे जो हमारे हाथ थाम के हमारे साथ चलेंगे। तो मुझे वो 100 बच्चे चाहिए जिनके लाइफ में मैं इम्पैक्ट डाल पाऊँ। Brilliant. Okay. Nice. Would you rather read a book or binge watch a series? मैम आज की डेट में देर आर अ लॉट काइंड ऑफ सीरीज, वो भी मैटर करता है कि कौन से काइंड ऑफ सीरीज की बात कर रहे हैं। बट यार उससे भी बेहतर मैं एक बुक पढ़ना चाहूँगा, क्योंकि बुक बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नॉलेज आपको देता है बियॉन्ड द कंसेप्ट इट हैज़ इन इट्स कोर। तो अगर एक बुक को आप बहुत अच्छे से पढ़ने की कोशिश करेंगे तो जो लेखक ने लिखा है ना, उससे भी बियॉन्ड बहुत सारी चीज़ें आपको उसके अंदर से मिलेंगे। पर वो ऐसी कोई सीरीज टाइप नहीं होगी कि 2-3 घंटे के बाद आप उसे भूल जाओ। तो इसीलिए आई विल रेदर प्रेफर टू रीड अ Go for a बुक। book. Okay. Describe IIT in one word. फॉर मी हेवन। Okay. Why? फाइव मीन्स एक्चुअली IIT सिर्फ एक टैग नहीं है, ये आप जिंदगी के लिए एक ऐसा वर्ड आपके नाम के साथ जुड़ जाता है जो ये जो आपका मर्त्य है, अर्थ है, इसको ही आपके लिए स्वर्ग बना देता है। और इतने सारे अपॉर्चुनिटीज और इतने सारे दरवाजे आपके लिए खुल जाते हैं उसके लिए, उस नाम के लिए कि आप कहीं भी जाओ आप सेल्फ कैपेबल बन सकते हो। ये बस उसके नाम के लिए नहीं है, ये इसलिए है कि ये आपके कोर को उतना स्ट्रांग बना देता है। इतने सारे नॉलेजेस आपको मिलेंगे, इतना मतलब एक्सपोजर मिलेगा टू द आउटर वर्ल्ड, आपको सारी चीज़ों की नीड पता होगी एंड उसको लेके आप किसी भी चीज़ पे आगे सक्सीड कर सकते हो। एंड जितना मैं जानता हूँ आई थिंक इंडिया में IIT आर द ओनली इंस्टीट्यूट्स जो कि इतना डीप लेवल तक आपको कैपेबल और स्ट्रांग बनाते हैं। True. Okay. Favorite IIT moment so far? ऐसे कुछ फेवरेट मोमेंट्स है आपके? मेरा IIT का फेवरेट मोमेंट ये होगा, एक्चुअली मुझे पर्सनली फिजिक्स बहुत ज़्यादा पसंद है। तो मैं जब कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स पढ़ता था उस टाइम से मुझे HC वर्मा सर से मिलना था। तो मेरा सबसे फेवरेट मोमेंट वो होगा जिस मोमेंट में मैंने HC वर्मा सर का लेक्चर अटेंड किया। इट वाज अ प्लेजर दैट डे कि मैं उनका पैर छू के उन्हें नमस्ते भी कर पाया। ओके, मतलब इट्स लाइक आप उनको फॉलो करते हैं, आइडल है आपके? है बहुत ज़्यादा। एक्चुअली नॉट ओनली वो कैसे पढ़ाते हैं या फिर नॉट ओनली कि वो क्या लिखे हैं, बट ऑल्सो उनका लाइफ, जैसे वो बहुत सिंपल लाइफ जीते हैं एंड अपना लार्ज पार्ट वो डोनेट भी करते हैं। मैं बहुत ज़्यादा उनके बारे में रिसर्च किया हूँ उन टाइम पे एंड उनके लाइफ से भी बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड हूँ। A skill you are targeting or trying to master right now, ऐसा कुछ स्किल है जो अभी आप उस पर फोकस कर रहे हो और सीखना चाहते हैं, चाहे वो आपके बिजनेस के लिए हो या पर्सनल ग्रोथ के लिए हो या फिर आपके स्टूडेंट के लिए हो? टू स्पीक फ्रैंकली, मैं अपने अंदर वो स्किल डेवलप करना चाहता हूँ एज ए टीचर, जैसे कि मैं एक स्टूडेंट को देख के उसका प्रॉब्लम जान सकूँ। वो शायद कोटा फैक्ट्री के जीतू भैया हों या फिर मेरे लाइफ के कुछ टीचर्स जो मुझे देख के मेरा प्रॉब्लम समझ के मुझे वहाँ से आगे खींच के लेके आए हैं। तो काश मैं अपनी ज़िंदगी में वो स्किल डेवलप कर पाऊँ या मेरे स्टूडेंट्स के साथ अटैच होके उनके सारे प्रॉब्लम्स को जान पाऊँ और सॉल्व कर पाऊँ। काश मैं वो जीतू भैया बन पाऊँ। ये स्किल डेवलप करना मेरा लक्ष्य रहेगा। ओके, मतलब टू रीड ए ह्यूमन, राइट? आप उनको रीड करना चाहते हैं? ओके, मेरे स्टूडेंट्स को। व्हाट इज द वियर्डेस्ट स्टडी हैबिट यू हैव सीन इन योर स्टूडेंट्स? सबसे ज़्यादा गंदा ये होता है कि इन लोगों को रात में ही पढ़ना होता है। ओके, इससे खराब कुछ हो ही नहीं सकता। इन लोगों को भूतों की तरह रात के 10 बजे से 2 बजे तक 4 बजे तक पढ़ना होता है, दिन में नहीं पढ़ना होता है। तो ये स्टडी हैबिट मुझे कभी पसंद नहीं है। अगर दिन में पढ़ो, पर क्या होता है कि आपको रात के 11 बजे से लेकर सुबह के 6 बजे तक आर द एक्चुअल टाइम्स ऑफ स्लीपिंग। तो यहाँ पे अगर आप 4-5 घंटे भी सोते हो तो बाकी टाइम पे सोने वाले 6-7 घंटे 8 घंटे के साथ ही बराबर होता है। ओके,
तो इसीलिए आपको हमेशा 11 बजे से 6 बजे के भीतर सोना चाहिए. दैट इज द परफेक्ट एंड बेस्ट टाइम टू स्लीप. तो इस टाइम पे सो के बाकी टाइम पे अगर पढ़ाई पे वो लोग फोकस करें तो मुझे थोड़ा अच्छा लगे. ओके, दिस इज नाइट मतलब नाइस एडवाइस अंशुमान, बट यू वोंट बिलीव मैंने भी अपना पढ़ाई पूरा रात में ही किया है. टिल 4 o'clock, ओके 5 o'clock तक पढ़ती थी, उसके बाद रात मतलब फिर सोती थी, फिर सुबह 6-7 बजे उठ के फिर ट्यूशन जाती थी. ये एक्चुअली होता था मतलब इट्स लाइक मुझे लगता है कि कुछ कुछ लोगों को ना वो नाइट में ही कैचिंग का पावर रहता है शायद. नहीं, वो एक्चुअली हम बना देते हैं अपने बायोलॉजिकल हाँ, क्लॉक को शायद. वैसे. पर वो कहीं ना कहीं हमारे हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है. हमारे आईज पे इफेक्ट डालता है, हमारे ब्रेन पे इफेक्ट डालता है, हमारे इफेक्टिवनेस पे भी इफेक्ट डालता है. या आई एग्री, कंप्लीटली एग्री, बट यू नो आई बिलीव कि रात के टाइम पे ना वो डिस्टर्बेंस नहीं रहता, वो नॉइज नहीं रहता, सो वी कैन फोकस एंड कंसंट्रेट ऑन स्टडी. तो आई जस्ट थॉट कि वो शायद प्रोसेस होगा लोगों का, बट आई एम नॉट श्योर अबाउट इट. माइट बी, बट क्या है कि बट मैं एक दिस इज स्टोरी शेयर करूंगा. व्हाट यू सेड एग्जैक्टली, दैट इज द शुड बी द मैं एक प्रोसेस. स्टोरी शेयर करूंगा. एक यही रात में पढ़ने वाली इशू की वजह से लास्ट नीट के एग्जाम पे एक बच्चा पूरा नीट के एग्जाम पे फोकस नहीं कर पाया क्योंकि वो नीट के पहले रात सोया नहीं था. वो तो नॉर्मल रातों को नहीं सोता है, नीट के पहले रात को तो वैसे भी स्ट्रेस होगा. तो पूरा रात नहीं सोया था एंड वो पूरा एग्जाम उसका खराब हो गया. वो मतलब एग्जाम में बैठ के उसके आंख से मतलब पानी निकल रहे थे. एक्चुअली गगल्स पहनता है तो उसका आंख से पानी निकलते थे, ऐसा कि वो अपना रोल नंबर भी गलत वहां पे डाल दिया. तो इसीलिए बहुत सारे मिस्टेक्स, ये छोटे छोटे मिस्टेक्स बहुत बड़े बड़े जग मैटर करते हैं लाइफ में. इसीलिए हम अपना हेल्थ को मेंटेन करना चाहिए क्योंकि एग्जाम के टाइम पे अगर हेल्थ मेंटेन नहीं रहा तो बाकी आप कितना भी प्रिपेयर करो वो तो जीरो ही होगा. बिल्कुल. ये एक्चुअली हर स्टूडेंट को मतलब मानना चाहिए अपने टीचर की बात. प्लीज नोटेड. ओके, बुक्स और पॉडकास्ट, व्हाट डू यू प्रेफर? हालांकि बुक्स तो हैं पर आज की डेट में पॉडकास्ट में बहुत सारे प्रैक्टिकल बातें बोला जाता है और जो कि ऑलरेडी लोग अपने लाइफ में एक्सपीरियंस करके सीख के आए हैं वो पॉडकास्ट में आपको देखने मिलता है. इसीलिए कहीं ना कहीं थोड़ा सा पॉडकास्ट आगे रहेगा. ओके, नाइस. एक्चुअली यू नो मैं बिलीव करती हूँ कि पॉडकास्ट इज लाइक लाइब्रेरी. ओके, जब भी आप पॉडकास्ट का चैनल ओपन करें ना, आपको हर सब्जेक्ट हर चीज़ के बारे में आपको पता हो. तो आई बिलीव दैट. ओके ओके, वन सुपर पावर यू वुड लव टू हैव. अगेन एक आंसर रिपीट करूंगा मैम. मुझे वही सुपर पावर चाहिए कि अगर वो मुझे बच्चों का दिमाग पढ़ने मिल जाए तो मैं उनका प्रॉब्लम जान सकूं, उनका सारा इशू जान सकूं, कहाँ पे उन्हें अगर पढ़ाई समझ में नहीं आ रहा है या कहीं पे पर्सनली कुछ इशू हो वो चीज़ें मैं समझ पाऊँ. शायद वो मन में जो बोले मैं वो सुन पाऊँ, मेरे लिए गाली ही हो सही, फिर मैं वो सुन पाऊँ. तो कहीं ना कहीं मैं उनका प्रॉब्लम ख़त्म करूँगा और उनको आगे बढ़ने में हेल्प कर पाऊँगा. यही सुपर पावर चाहिए, यही स्किल चाहिए. फिर तो नॉट ओनली आप स्टूडेंट का, बस सबका माइंड रीड कर लेंगे आप. ओके, इसमें और एक क्वेश्चन मैं ऐड करूंगी. सपोज कीजिए आपको अगर यूपीएससी एग्जाम या आईआईटी एनआईटी का मतलब पेपर सेट करने के लिए आपको सुपर पावर मिले तो आप क्या चेंज करेंगे उसमें? पहले है कि अगर हम नीट के एग्जाम की बात करें तो नीट के एग्जाम पे क्वेश्चन का लेवल मैं हाई करूंगा ताकि कट ऑफ कम हो. कट ऑफ कम होना सही है बट क्वेश्चन का लेवल गिरा देने से आपको परफेक्ट जो डिजर्विंग स्टूडेंट्स हैं उनको फिल्टर करने का तरीका नहीं मिलता. ये आज के डेट में नीट के एग्जाम पे सबसे बड़ा प्रॉब्लम है. और अगर मुझे यूपीएससी का पेपर सेट करने मिले तो नॉट ओनली पेपर में उसके थोड़ा उसका टाइप ऑफ एक्सेप्टिंग पे मतलब चेंज करना चाहूँगा. लाइक क्या होता है अगर कोई बच्चा यूपीएससी मेंस भी क्लियर कर लेता है एंड इंटरव्यू में जस्ट वो कट जाता है फिर वो जीरो को आ जाता है. एटलीस्ट कुछ ना कुछ इसके लिए सिस्टम रहना चाहिए कि अगर ये यूपीएससी प्रीलिम्स एंड यूपीएससी मेंस क्लियर किया है, दैट मच नॉलेजेबल है, उसको कहीं ना कहीं कुछ और पोस्ट मिले या कुछ और ऑप्शंस उसके लिए अवेलेबल हो. अगर यूपीएससी में कुछ चेंज करने का मिले तो मैं ये ऑप्शन देखना चाहूँगा. ओके, नाइस. अब मूवी देखते हैं. हाँ हाँ. वन मूवी दैट नेवर गेट्स ओल्ड फॉर यू. ये मूवी एक्चुअली मेरे लिए दो मूवी रहेंगे ऐसे.
एक है तारे ज़मीन पर और दूसरा है थ्री इडियट्स। ये मूवी ज़िंदगी में कितने बार भी देखो, ये पुराने नहीं बनते और हर बार कुछ ना कुछ नया ही सिखाता है मूवी, जितने बार भी देखो। सच में शायद ये देखने का नज़रिया है या मूवी के लिए, उन दोनों मूवी के लिए मेरा प्यार पता नहीं, पर जितने बार भी उन मूवियों को देखो कुछ ना कुछ हर बार नया मिलता है उसके अंदर। बिल्कुल, इनफैक्ट आई कैन से आपका प्यार है आमिर खान के लिए। शायद नाइस। टेक्नोलॉजी के बारे में तो हमें पता ही है। ओके, ए टेक गैजेट यू कांट लिव विदाउट। मेरे मोबाइल्स हैं, 3 मोबाइल्स पकड़ के घूमता हूँ, उनको छोड़ दिया तो जिंदगी बंद है। तो ये मोबाइल्स को छोड़ के नहीं जी सकता। सिर्फ मेरे ही नहीं, हालांकि बहुत लोगों के लाइफ में मोबाइल्स बहुत ज़्यादा मायने रखते हैं, क्योंकि मेरा हर एक काम उसके साथ कनेक्टेड होता है। और हालांकि आईफोन यूज़ करने के बाद से तो डेली शेड्यूल से लेके सारी चीज़ें उसके अंदर ही कैद है। या दिस इज़ वेरी यूजफुल। बट आप अपने स्टूडेंट को कुछ बोलेंगे थ्रू टेक्नोलॉजी के बारे में, यूज़ के बारे में? टेक्नोलॉजी के बारे में अगर बताना चाहूँ बच्चों को, तो जितना मैंने अपनी ज़िंदगी में सीखा है, क्योंकि आजकल यू नो कि कोविड के बाद से ही छोटे छोटे बच्चे भी गैजेट पकड़ना स्टार्ट कर देते हैं, तो उसका मिसयूज भी होता है, यूजफुल भी होता है। एक्चुअली जितने टेक्नोलॉजी की चीजें बने हैं उसे उन्हें इंसान ने बनाया है। ये चीज पहले बच्चों को पता होना चाहिए कि इंसान इन्हें बनाया है। अगर इंसान इनको अपने अंडर नहीं रख पाएगा, इनको यूज करने की सही टेक्निक नहीं जानेगा, तो ये लोग इंसान के ऊपर हावी हो जाएंगे। इन्हें काफी मूवियों में भी दिखाया गया है। आप शायद उसे टर्मिनेटर बोलो या कोई भी मूवी में, कि अगर आप गैजेट्स को और टेक को ठीक से इस्तेमाल नहीं करोगे, वो कहीं ना कहीं इंसान के ऊपर हावी हो जाएगा। तो ये सारी गैजेट्स एंड टेक की चीजें तब तक मतलब सही हैं जब तक आप इसे सही मायने पे यूज करो। क्योंकि जब तक रसोई में यूज हो तो चाकू बहुत अच्छी चीज है, और कहीं कहीं वो चीज बहुत खतरनाक भी बन जाता है। तो इसी हिसाब से भी टेक के गैजेट्स को सही मायने पे सही लोगों के हाथ में रहना चाहिए। बच्चों को इससे थोड़ा थोड़ा तो दूरी मेंटेन करना चाहिए, और बाकी जितना एडवांसमेंट हो रहा है विद द ट्रेंड्स, उनको वो सब पता रहना चाहिए। बट मैं एक लाइन इससे पहले भी बोला था कि बी हाइड्रागायरम, ये आदत नहीं बनना चाहिए। ट्रू, नाइस। ओके, लास्ट एंड फाइनल, if you had to eat only one cuisine for the rest of your life, what would it be? तो ये मेरे मम्मी के हाथ का भात दाल और आलू चोखा होगा। ओके, ओडिया कुजीन, राइट? कंप्लीटली होममेड। मैं सारा जिंदगी मतलब सिर्फ ये तीनों खा के रह सकता हूँ। अगर जिंदगी भर मेरी मम्मी मुझे भात दाल और आलू की चोखा खिलाती रही तो मुझे सेकंड कुजीन की जरूरत नहीं। इसके अलावा और कुछ पसंद है आपको, कॉन्टिनेंटल या फिर इटालियन, चाइनीज? मैं स्पेसिफिकली आप क्या पसंद? नहीं, मैं ज्यादा होममेड और थोड़ा बहुत चाइनीज पे पसंद करता हूँ, पर मुझे ज्यादा से ज्यादा होममेड खाना पसंद है। ओके, कभी ट्राई करते हैं डिफरेंट? हमेशा ट्राई करता हूँ। मुझे बरहमपुर के किस कोने पे क्या खाने के लिए मिलता है पूछिए, बोल दूंगा। ओके, नाइस, ब्रिलियंट। इट वाज रियली ग्रेट अंशुमान। आई होप आपको भी अच्छा लगा होगा, और मुझे तो काफ़ी अच्छा लगा। इनफैक्ट मैंने बहुत कुछ अपने ब्रेन में अपलोड कर लिया है थ्रू मतलब आपसे जो जो नॉलेज मिला है। ओके, सो आई होप यू लाइक इट। थैंक यू मैम। एक्चुअली आप ये जो सफ़र कर रहे हैं पॉडकास्ट के थ्रू नॉलेज को फैलाना, और बाकी लोगों के पॉडकास्ट इसीलिए देखना चाहिए कि जो कि उनके लाइफ में आगे वो प्रॉब्लम्स आ सकती हैं या फिर वो अपॉर्चुनिटीज आ सकता है, ये दोनों किसी के लाइफ में पहले से आए हैं। तो उन चीज़ को देख के उसके लिए प्रिपेयर रहना, वो इन सक्सेस स्टोरियों से मतलब सीख सकते हैं। इसीलिए मतलब आपका सफ़र ये बहुत मतलब अच्छा है और उम्दा भी बने, इसके लिए मेरे तरफ से विश रहेगा। थैंक यू। इनफैक्ट आई एम ऑल्सो विशिंग यू ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर गोल्स एंड क्वेट क्लासेस के लिए, आपके पर्सनल ग्रोथ के लिए। आई एम रियली विशिंग यू ऑल द वेरी बेस्ट। ओके, थैंक यू मैम।